ओके जी, तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि आपको पता है। और स्पेशली वो लोग जो कि फील्ड में हैं उनको तो जरूर पता है कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आपको सिक्योरिटी के जस्ट फंडामेंटल्स के साथ आपकी दोस्ती बनाएंगे। और बाकी डिटेल्स जो हैं वो तो आप में से जो लोग, जिससे मैं कहता भी होता हूँ कि हमारे इस कोर्स का मकसद आपको नॉलेज और स्किल देने के साथ साथ आपकी कैरियर काउंसलिंग भी होता है। इसलिए हम कैरियर काउंसलिंग के दौरान आपको बताते हैं कि जनाब आपके लिए ये दरवाजे खुल सकते हैं अगर आप इस पे दस्तक दें। तो इनमें से एक रास्ता जो है वो साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का भी है। ठीक। उसमें भी आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ जगह हैं। मिसाल के तौर पे आप अटैकर के तौर पे भी आ सकते हैं, आप एथिकल हैकर भी हो सकते हैं, नॉन एथिकल भी हो सकते हैं। although हम नॉन एथिकल को सपोर्ट या प्रमोट नहीं करते, लेकिन दोनों का तरीकाकार करने का, वारदात करने का तरीका एक है। एक परमिशन से करता है, एक बगैर परमिशन के करता है, बस ये फर्क है। दूसरा, लाजमी तौर पे कोई अटैक करेगा तो कोई डिफेंस भी करेगा, तो इसका मतलब है कि डिफेंस के लिए भी आपको चाहिए। तो हमने उसको भी आपके लिए रास्ते खुले खोले जा सकते हैं। जो स्पेशली जो लीगल वो होते हैं, ज्यादा जॉब जो होती हैं वो इसी में निकलती हैं, क्योंकि हर इदारे को अपने डिफेंस ज्यादा चाहिए होता है, तो वो डिफेंस की पूरी टीम इंप्लॉय करता है। इसके अलावा आप इसी में, आपको पता है कि जैसे आर्मी में या एयरफोर्स में या और डिपार्टमेंट में होता है कि अगर आप पे उस वक्त अटैक हो जाए तो उस वक्त कौन उस अटैक को, मिसाल मैं ये देता होता हूँ कि आज से 10 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हो गया था। तो उस वक्त क्या हमने आर्मी को बुलाया था कि आर्मी साहब आओ और हमें बचाओ? द आंसर इज नो। हमने ना ही आर्टिलरी वालों को बुलाया, ना हमने आर्मर्ड वालों को बुलाया, ना हमने इन्फेंट्री वालों को बुलाया कि आओ और स्कूल को बचाओ। ना ही हमने एयरफोर्स वालों को बुलाया कि अपना एक F-16 लाओ, अपना एक कोबरा लाओ और स्कूल को उड़ा दो, सारे दहशतगर्द मर जाएंगे। तो वो भी नहीं किया गया। इसी तरह हमने नेवी वालों को भी नहीं बुलाया क्योंकि आप दोस्त लाओ और उसके जरिए कुछ काम करके दिखाओ। हमने कमांडोज को लेकर आए और उन कमांडोज को किया कहा गया कि इनको इंगेज करो और इन मिनिमम डैमेज से इनसे जान छुड़ाओ, और उन्होंने यही किया। तो यहां पर भी ये बिल्कुल जो सिक्योरिटी का फील्ड है ना, चाहे वो पुलिस का हो, कि आर्मी का हो, कि इंटेलिजेंस का हो, चाहे वो साइबर का हो, मेंटेलिटी इनकी एक ही है। तो यहां पर भी ये होता है कि आपको अपने कमांडोज उतारने पड़ते हैं कि जनाब अब अटैक हो गया है, उसको इन्वॉल्व करो, अपने लॉस को मिनिमाइज करो, तो और उसके मुताबिक चलो। तो वो आम बंदा फिर नहीं कर सकता। वो एक खास होते हैं जो कि उस वक्त रैपिडली एक्शन लेते हैं। ठीक, तो वो भी इसमें ही आ जाते हैं। मैंने आपको चंद दिन पहले, अगर आपको याद हो, शायद याद तो होना चाहिए, मैंने आपके साथ कुछ फील्ड्स शेयर की थी। अगर मैं, और ये जनवरी में की थी, तो दोबारा मुझे इस पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। स्क्रीन के लिए हम जूम में मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो स्क्रीन शो होनी चाहिए लैपटॉप की स्क्रीन सर। हाँ हाँ। तो उसके लिए सर जूम पे मीटिंग अटेंड कर लेते हैं 2 मिनट या ओह सॉरी, नहीं 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 नहीं, क्यों 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 वैसा यहाँ क्यों ना नजर आ? नहीं, मेरा ध्यान उसकी साइड पे गया है लेकिन मैं समझा कि शायद नहीं नहीं, यहाँ से आपको नजर आएगा। मैंने शायद फिर स्क्रीन शेयर नहीं की ऑनलाइन। आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस श्योर है। ओके नाइस। तो दरमियान में एक गैप आ गया था 2 क्लासेस का, तो मैंने उस पर बंद कर दिया। वो सर हुआवे वालों का जो ये मतलब ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट वो भी कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे। उनको उस पर वार्निंग भी मिल चुकी हुई है। और ये हमेशा जब भी कोई मीटिंग आती है तो उस वक्त बोल देते हैं कि जो हो, अब हमें, मेरे ख्याल इनको मार्च तक का डेडलाइन मिली हुई है
और ये जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें कह देते हैं कि जी ओ हमें अब ये करने वाले हैं, मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो मीटिंग खत्म हो गई है। तो मोस्ट प्रॉब्लम इनसे ये चीज, वो बहुत ज्यादा लीनियंट है कि ये चीज इनके पास अभी तक है। वरना अगर ये सिस्को का होता तो कभी कभी इनका फारग कर चुके होते कि बस ठीक है जी, आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें। शहरीज और गोरे में ये भी फर्क है। हुआवे का सर वो हमारी लैब सिस्को वाली उसमें है ना, मतलब आपके पास है कोई? नहीं, मैं इसको ले सकता हूँ और मैं इसको एक्टिव भी कर सकता हूँ। इनके पास कोई इस किस्म की वो नहीं है, लेकिन ये कि फिर मैं कॉन्फ्लिक्ट में जाऊंगा कि मैं किसको सपोर्ट करूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैं हवावे का वो करवाता हूँ, तो फिर आप कहेंगे सिस्को क्यों करवा रहे हो। फिर दोनों में मुझे उसको वो करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं किस तरह कहूँ कि ये बेहतर और ये बेहतर नहीं। मैं किसी को भी बुरा नहीं कह सकूंगा। एनी हाउ, दोनों ही लीड है। लीडिंग मतलब जितना सिस्को है हवावे उसके अभी तो मतलब हवावे बचा है उसके मुकाबले में, तो इसलिए ये कहना। लेकिन टेक्नोलॉजी वाई और फिर अगर इसको यूरोप और अमेरिका का जैसे इसके साथ तल्लक है, तो फिर मतलब है स्पेशली ये अच्छा भी हो जाए तो वो सपोर्ट नहीं करते। वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो सपोर्ट ना करें जिसको आपको पता है, तो वो टेक्नोलॉजी दुनिया में खुल के सामने नहीं आती है। यानी आप, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हम आपको ये पहले ये भी कराएंगे, लेकिन हमारा एक छोटे से 2 स्लाइड्स पिछले कल की क्लास में रह गए थे, तो वो भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। और वो 2 ये स्लाइड्स थी जिसको आपने कहा था कि जी अभी ना करें। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कल तक था और आज वो डेफिनेटली बदल जाएगा। वो था और वो है, हम पढ़ रहे थे अपना 7 लेयर का मॉडल, 5 लेयर का मॉडल, TCP/IP मॉडल हम पढ़ रहे थे। जी, हम पढ़ रहे थे अपना ये मॉडल, जिसमें हमने फिजिकल लेयर से स्टार्ट किया, डेटा लिंक लेयर पे गए, नेटवर्क लेयर पे गए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे गए, और फाइनली एप्लीकेशन लेयर पे हम बात कर रहे थे। हमने इस लेयर में एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स जो कि एप्लीकेशन यूज करती है उनको स्टडी किया। कौन कौन को स्टडी किया? हमने यहाँ पे HTTP को स्टडी किया, हमने यहाँ पे HTTPS को स्टडी किया, हमने यहाँ पे SM सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP को किया, POP3 को किया, IMAP को किया, IMAP को किया। कल हमने DNS को किया, कल हमने DHCP को किया, और आज हम FTP को करने जा रहे हैं। ये जो पहला है दैट इज रिलेटेड टू, और मैंने कहा था कि जो भी आप में से हमारे साथ 3rd कोर्स तक रहेगा, हमारे साथ अपनी दोस्ती कायम रखेगा, हम इस HTTP में उसको रेस्ट को ऐड करके भी दिखाएंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों इस्तेमाल होते हैं वेब के लिए, जबकि ये तीनों के तीनों इस्तेमाल होते हैं ईमेल के लिए। ये तीनों दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं IP सर्विसेज के लिए, और ये इस्तेमाल होता है फाइल शेयरिंग के लिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी इरफान साहब, कोई मसला? ठीक है, ओके। तो जेंटलमैन, हम आगाज कर रहे हैं विद स्टेप नंबर 1, एंड दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। याद रखें कि FTP आपका यूज करता है TCP को, और यूज करता है पोर्ट वाइज ट्रांसपोर्ट लेयर में 20 और 21 नंबर पोर्ट्स, 20 और 21 नंबर पोर्ट। तो लाजमी तौर पे आपका सवाल बड़ा जेन्युइन बनता है कि भाई 2 पोर्ट की क्या जरूरत है, एक ही काफी नहीं? तो बिल्कुल आपका सवाल जायज है, उसका हम जवाब अभी आपको देते हैं। इसके मुकाबले में हम देखेंगे कि इसका एक और भाई भी है जो कि है TFTP।
ट्रिवियल यानी छोटा एफटीपी कह लें। तो ये हम नॉर्मली, मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपने, मेरे पास इसका इमेज यहां पे पड़ा हुआ है, तो आपको तो पता है, हम पहले कोर्स के आखिर में पहुंच चुके हैं कि इसका अपना कोई कीबोर्ड नहीं है, इसका अपना कोई माउस नहीं है। तो लाजमी तौर पे यहां पे पड़ा हुआ है मेरे पास इसका इमेज, मैं वो इमेज या कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहां से यहां शिफ्ट करना चाहता हूं। तो मुझे फाइल शेयरिंग करनी है ना, यहां से फाइल को इधर शेयर कर देना है। तो इसका मतलब कि आई विल बी यूजिंग द TFTP एंड दैट यूजेस द UDP प्रोटोकॉल। लेकिन मोस्टली वी आर यूजिंग दिस, और इसका अच्छा भाई जिसका नाम है SFTP सिक्योर। जैसे कि आपने नहीं पूछा मुझसे, अगेन अच्छे बच्चे हैं, कि जनाब HTTP और ETPS क्यों, दोनों ही अगर वेब के, तीनों ही वेब के हैं, तो फिर क्यों तीन? तो इन दोनों में सिर्फ फर्क यह है कि ये प्लेन टेक्स्ट में चीजें लिख जाता है वेब की, और इसने उस प्लेन टेक्स्ट को सिर्फ S यानी सिक्योर कर दिया है, इंक्रिप्शन लगा दी है। ठीक है ना जी। तो इसी तरह यहां पर भी जब आप FTP यूज करते हैं, तो ये अनसिक्योर है, प्लेन टेक्स्ट में चीज जाती है। लेकिन जब आप SFTP यूज कर देते हैं तो ये इंक्रिप्शन का फीचर साथ एनेबल हो जाता है। बस क्लियर हो गया। तो FTP was developed to allow data transfer between a client and a server। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे पास यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे क्या चीज है, इमेज फाइल है। इमेज फाइल से मुराद यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्विच के ऊपर, राउटर के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर डालना चाहता हूं। तो कैसे डालूं? तो जवाब ये है कि मैं उसको इनमें से, लेकिन मोस्टली क्योंकि सबसे लाइट, क्योंकि दोनों के दरमियान में 1 मीटर का फासला भी नहीं है, तो सबसे लाइट इज मच बेटर। तो दैट इज TFTP मैं यूज कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं FTP भी यूज करूं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना जी। लेकिन जब हम अपनी कोई फाइल्स मिसाल के तौर पे किसी क्लाउड पे रखना चाहते हैं, या क्लाउड से कुछ चीज उठा के वापस अपने पास लाना चाहते हैं, तो देन वी आर यूजिंग एट दैट टाइम FTP or SFTP फॉर दिस ट्रांसफर। ठीक। तो यहां पे ये आपको बता रहा है कि FTP वाज डेवलप्ड टू अलाउ फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। कहता है NFTP क्लाइंट। अब आपको पता है कि क्लाइंट किसे कहते हैं और सर्वर किसे कहते हैं। दोनों ही एप्लीकेशन है, एक मांगने वाली एप्लीकेशन है, यानी एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन है, लेने वाला एक देने एक लेने वाला, एक देने वाला। यानी अब भी हम जाके चाइना को कह रहे हैं कि जी हमारे 4 बिलियन का जो है लोन, उसको दोबारा से उसका टाइम बढ़ा दो। तो बड़े एक अच्छे बंदे ने कहा कि ये सुन के मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम अपना कर्ज वापस कर रहे हैं, बस ले लो और हमें जान छोड़ो। हम कहते हैं नहीं, हमें और भिखारियों की लिस्ट में हमारा नाम और इजाफा कर दो, आगे लगे टाइम दे। कुछ भी करो, मुल्क हमसे ले लो, लेकिन हमें बता दो हमने कौन सी पॉलिसीज पे अमल करना है। लंदन में पैसा देगा तो अपनी 70 बात हमसे मनवाएगा, फिर हमें वो 70 क्या 75 माननी पड़ती हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आती। पढ़ रहे थे कि उन्होंने ना बाकायदा न्यूज़पेपर में शाया कर दिया कि पाकिस्तान जो है ना, हम जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कर रहे हैं, इन्होंने हमें सिक्योरिटी नहीं दी। तो लिहाजा अब अगर हम वहाँ पे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे जो हमारे मतलब हाफ में कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, तो हम अपनी चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये बिल्कुल। इनके लिए बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये है कि वो लानत से भी ज्यादा लानत है ये। सिक्योरिटी फेलुअर है सर, ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज द आंसर। सिक्योरिटी फेलुअर है सर। फेलियर है। कि आप एक एटॉमिक कंट्री हो के, और आप जिसको कहते हैं कि वो नंबर 1 है, वो लगी हुए पॉलिटिशियंस के पीछे, और आपके जो दहशतगर्द जो है वो अपना काम खुलेआम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं आओ चलें, ये अल्लाह दुआ ही कर सकते हैं, हमारे बस में और क्या है। तो मैंने बताया कि एक तरफ क्लाइंट है, तो क्लाइंट भी एक एप्लीकेशन है, एक मांगने वाली एप्लीकेशन और देने वाली एप्लीकेशन सर्वर। तो इसके लिए किसी कमरे का होना, जिसे कहते हैं ये सर्वर रूम है, या ये क्लाइंट है। तो कोई भी चीज क्लाइंट और सर्वर नहीं होती हार्डवेयर वाइज। वही हार्डवेयर क्लाइंट के तौर पे भी काम कर सकता है, वही सर्वर, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है वो मैटर करती है। ठीक है। तो कहता है FTP client is an application which runs on a computer that is able to push means upload, pull यानी डाउनलोड,
डेटा फ्रॉम एन एफटीपी सर्वर। तो क्या स्टेप्स, 3 स्टेप बताए हमें। पहला स्टेप है द क्लाइंट एस्टैब्लिश द फर्स्ट कनेक्शन टू द सर्वर फॉर कंट्रोल ट्रैफिक। यानी कि दो तरह से आपने मेरी तवज्जो देनी होगी। एक तरफ है कंट्रोल ट्रैफिक, एक तरफ है यूजर ट्रैफिक। दो दो तरह की ट्रैफिक हो गई, एक कंट्रोल और एक यूजर ट्रैफिक। ठीक है जी। कंट्रोल ट्रैफिक के दौरान क्या होता है कि यूजर यानी कि क्लाइंट सर्वर से अपना कनेक्शन और अपनी, यानी जैसे आपको पता है कि हम नॉर्मली शुरू से हमने बात की थी कि जब हम कमांड्स भेजते हैं अपने मशीन को, मिसाल के स्विच को, राउटर को, तो हम ये केबल यूज करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं कंसोल केबल। तो कंसोल केबल से नजर हमें इस्तेमाल करते हैं। तो वो पोर्ट, कंसोल पोर्ट सिर्फ कमांड्स लेने के लिए, जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए है। लेकिन बाकी जो जो 26 पोर्ट्स हैं इस स्विच के, वो डेटा ले जाने के लिए हैं, वो यूजर का डेटा ले जाने के लिए हैं। तो यहां पर भी हम जब उससे कनेक्शन बनाता है क्लाइंट सर्वर से, बात उसको बताता है, अपनी कमांड्स बताता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, तो देन ही यूजेस पोर्ट नंबर 21। The traffic consists of client commands to the server replies। जो कमांड आप कमांड देते हो, बल्कि कह लो रिक्वेस्ट करते हो, और वो आपको जो रिस्पॉन्स देता है, दैट टू आर सेंट ऑन पोर्ट नंबर 21। फिर द क्लाइंट establishes the second connection to the server for the actual data transfer। यानी यूजर का डेटा, जब ये बातचीत कामयाब हो जाती है पोर्ट नंबर 21 पे, तो ये पोर्ट नंबर 20 पे जाके, इसलिए मैंने 2 पोर्ट्स लिखे, तो पोर्ट नंबर 20 में जाके उसके साथ कनेक्शन बनाता है, टीसीपी कनेक्शन बनाता है फॉर दिस यूजर ट्रैफिक, फॉर दिस यूजर ट्रैफिक। तो कहते हैं द कनेक्शन इज क्रिएटेड एवरी टाइम देयर इज ए डेटा टू बी ट्रांसफर। फिर कहता है द डेटा ट्रांसफर कैन हैपन इन ईदर डायरेक्शन। लाजमी बात है, क्लाइंट सर्वर को भी कुछ दे, जैसे अभी हमने कहा, अब हमने यहाँ पे लिखा है अपलोड एंड डाउनलोड, तो इसका मतलब है कि आप भेज भी सकते हैं और आप मांग भी सकते हैं। तो यहां पर भी है द डेटा ट्रांसफर कैन हैपन इन ईदर डायरेक्शन। द क्लाइंट कैन डाउनलोड डेटा फ्रॉम द सर्वर और द क्लाइंट कैन अपलोड डेटा टू द सर्वर। बात समझ आ रही है ना? ओके नाइस। ओके, इसी तरह का स्पेशली विंडोज में एक सर्विस है जिसको कहते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक। सर्वर मैसेज ब्लॉक, ये भी जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से नजर आए, ये कि यहां भी क्लाइंट है और सर्वर है। उसी तरह जैसे एफटीपी की रिक्वेस्ट और रिस्पांस था, यहां पे एसएमबी का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें, तो लेडीज जेंटलमैन क्या कहते हैं, एसएमबी इज ए क्लाइंट, अगेन उसी तरह जैसे एफटीपी क्लाइंट सर्वर है। आपको पता है कि मैंने आपको 2 तरह के पैटर्न बताए हुए हैं, एक क्लाइंट सर्वर और दूसरा पीयर टू पीयर। तो ये दोनों, चाहे वो एफटीपी हो, चाहे वो डीएनएस का बताया, आईपी सर्विसेज का, डीएचसीपी का, एसएनएमपी का, पॉप का, जितने भी मैंने बताए, ऑल ऑफ देम वर क्लाइंट सर्वर। तो एसएमबी भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है। तो कहता है कि जी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फाइल शेयरिंग, तो किस लिए है इधे क्लाइंट सर्वर मॉडल? क्या करता है, तो क्लाइंट सर्वर जब भी होता है तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। आप कुछ मांगते हैं, आपको कुछ दे दिया जाता है। फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल, सर्वर कैन मेक देयर ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू क्लाइंट ऑन दी नेटवर्क। स्पेशली ये कहां पे इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पे मेरा यहां पे एक नेटवर्क है, मैं अपने यूजर्स को कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह देता हूं, तो हम तो घटिया तरीका इस्तेमाल करते हैं कि जी सबको ईमेल करो, उनमें से 2-4 पर देख लेते हैं, बाकी कहते हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं। अच्छी बात है, लेकिन अच्छे तरीका यह है कि आप एक एसएमबी सर्वर बना दें और उसके ऊपर उसको डाल दें, जिसको चाहिए होगा। अब सबकी बस एक आपको सबको भेजने की जरूरत हरगिज नहीं है, या बाजू का हम व्हाट्सएप के जरिए सबको भेज देते हैं कि जी ले लो, भाई मुझे नहीं चाहिए।
तो आप इंस्टेड ऑफ दिस उनको ये एजुकेट करो कि आपको जो चीज चाहिए लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप बस एक जगह पे डाल दें, जिसको जरूरत होगी वो एसएमबी से सर्वर के पास जाएगा, वहां से लेटेस्ट चीज उठा लेगा। क्लियर है ना जी? तो यही वो कह रहा है कि यहाँ पे आपका क्लाइंट क्या होता है, फंक्शन फॉर एसएमबी स्टार्ट, ऑथेंटिकेट एंड टर्मिनेट सेशन। तो इसके मतलब ऑथेंटिकेट हो रहा है तो सिक्योर है, ठीक है ना जी। कंट्रोल फाइल्स एंड प्रिंटर एक्सेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलाउ एन एप्लीकेशन टू सेंड और रिसीव मैसेजेस टू और फ्रॉम एन अदर डिवाइस। तो कहता है कि अनलाइक द फाइल शेयरिंग सपोर्ट बाय एफटीपी, client establish a long-term connection to the server. After the connection is established, the user of the client can access the resources on the server as though the resources is local to the client. ये सबसे बड़ी बात है। क्या मतलब इसका? ऐसे लगता है कि आपके अपने कंप्यूटर पे ये चीज पड़ी हुई है, कि बस आपने क्लिक किया, आपको लगता है कि मेरे ही कंप्यूटर पे सब कुछ है, आपके कंप्यूटर पे नहीं है, वो किसी एसएमबी सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो वहां पे ये एक अच्छा हमारे लिए रिसोर्स या तरीका हो सकता है। क्लियर जी? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ ये चैप्टर कहता है कि मैं हो गया हूं कंप्लीट। तो अब आप क्या, कौन कौन से चैप्टर्स में आपको बताता चलूं, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट लेयर और चैप्टर नंबर 15 एप्लीकेशन लेयर खत्म कर लिया। यूं आपने पूरा का पूरा टीसीपी आईपी सूट खत्म कर लिया ना जी। तो इसके बाद एज ए टोकन एग्जाम तो ड्यू है, तो ये एग्जाम भी मैं आज एक्टिव कर दूंगा, ताकि आप ओ, अगली दफा आए तो ये आपने किया हुआ हो, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने नेटवर्क सिक्योरिटी पे रास्ता यही है, तो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी के जो मैंने पहले आपको कहा, हमें वो चैप्टर स्टार्ट करना है, तो वो ये आपके सामने, ठीक है जी। सर। और जी जी, जी सर, वो दो एग्जाम इससे पहले वो भी जरा काइंडली ओपन कर कौन से? दीजिएगा। दो दो कौन से? मीटिंग था एक, मैंने ग्रुप में भेजी थी। ग्रुप में मत, एक अच्छा चलो ठीक है, ग्रुप में दोबारा अभी क्लास खत्म होना, क्योंकि मेरी दो तकरीबन 4 बजे 4:30 तक क्लास है, तो उस वक्त के आसपास दोबारा मैसेज कर देना, मैं इसको जब एक्टिव करूं तो मैं उनको भी साथ कर दूं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। नाइस, ठीक है। तो जनाब हमने क्वेश्चन अब हम पे ये है कि हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है जी। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि थ्रेट्स किसे कहते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स किसे कहते हैं, फिर वुलनरेबिलिटीज किसे कहते हैं, फिर इन्हीं थ्रेट्स को और वुलनरेबिलिटीज को नेटवर्क अटैक में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अटैकर का बेसिक गोल ये होता है कि वो वुलनरेबिलिटीज को फाइंड करे। आप कहेंगे वुलनरेबिलिटी तो पहले बताओ ना, क्या है, क्या कि फाइंड क्या करे। तो वुलनरेबिलिटी का मतलब होता है आपके सिस्टम में जो जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, वो फाइंड करता है पहले। इस अमल को हम नॉर्मली फुटप्रिंटिंग फुटप्रिंटिंग कहते हैं, या इसको रिकॉनेसेंस भी कहते हैं। जैसे अगेन अगर मैं उसी एग्जांपल को दोबारा सामने ले आऊं कि भाई जब हुआ तो अटैक हमारे हम पे 16 दिसंबर को, एपीएस स्कूल पे अटैक हुआ तो 16 दिसंबर को, लेकिन हो सकता है उन्होंने अगस्त सितंबर से ही अपना काम शुरू कर दिया होगा। वो तो हमारी नींद का इजाफी इजाफी नींद थी कि हमें पता ही नहीं चला। हाँ, तो कहा जाता है कि बता दिया गया था चंद महीने पहले कि जी किसी भी आर्मी स्कूल तो यही थे पे ये हो सकता है। तो लेडी एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि वो उस स्कूल के इर्द गिर्द वुलनरेबिलिटीज ढूंढ रहे थे, लूप होल्स ढूंढ रहे थे कि कहां से हम अंदर जा सकते हैं।
इसका मतलब है कि वो वाकफियत हासिल कर रहे थे उस पूरे इलाके के साथ, उसके आसपास, जहां जो आपका टारगेट है, जो आपका विक्टिम है, उस विक्टिम को की लूप होल्स ढूंढ रहे थे। कहाँ इनका दरवाजा टूटा हुआ है, कहाँ इनकी दीवार टूटी हुई है, कहाँ दीवार की हाइट बड़ी कम है, कहाँ पे कोई भी चौकीदार मौजूद नहीं है। वो सारी चीजें मालूम करना इस कार्ड दी। आप क्या ढूंढ रहे हो? वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे हो। क्लियर? तो आप पहला स्टेप ये होता है हमेशा अटैक में कि आप रिकॉनेसेंस करते हैं। तो वीक एरिया आप भी कह सकते हैं, हम किसको? जैसे जो वल्नरेबिलिटीज है, जी जी या कोई बड़ा मुश्किल सा है, जी जी, ये वीक एरिया हम कह सकते हैं। बिल्कुल। लूप होल, वीक एरिया, जो मर्जी नाम दें, लेकिन लाजमी तौर पे वो टर्म याद करना मस्ट है जो कि लिटरेचर में लिखी हुई है। क्योंकि वो बोलने वाला वो बोले तो कम से कम आप ये समझ जाएं कि ये वीक एरियाज की तरफ इशारा है, ये लूप होल्स की तरफ इशारा है। ठीक? जी ओके। जैसे इंडिया कहता है कि जी मैंने घुस के इनके 20 बंदे मारे हैं, इसका मतलब है कि उसने 20 बंदे मारने के लिए कई महीने पहले हमारी लूप होल्स को, हमारे वीक एरियाज को, हमारी वल्नरेबिलिटीज को रीड किया, मालूम किया। तो हम यहां पर भी अपने टारगेट के वीक एरियाज को, वल्नरेबिलिटीज को, लूप होल्स को फाइंड करते हैं। आप समझ आ गए? ओके। फिर हम उनकी अगर आगे जाके बताऊं तो हम उस इस रिकॉनेसेंस के बेस पे हम स्कैनिंग करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग। कि मिसाल के तौर पे हमें ये तो पता चल गया कि जनाब मिसाल के तौर पे इरफान का नेटवर्क है और उसमें उसके पास जो आईपी एड्रेस की रेंज है, हमें लग रहा है कि इसके पास लेट करो 1000 नोड्स हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि 1000 की 1000 शायद ये यूज नहीं कर रहा। अगर हम 1000 पे अपना वक्त जाया करें तो दिस इज वेस्टेज। हमें ये फाइंड करना होगा कि इन 1000 में से कितने इस्तेमाल में हैं। तो हो सकता है पता चले सिर्फ में से 100 इस्तेमाल में है, तो वो 100 को हम स्कैन करते हैं। फिर स्कैन करने के बाद जब स्कैन हो जाते हैं, हम देखते हैं कि इन पे कौन कौन सी, मिसाल के तौर पे 100 में से नंबर 1 पे कौन कौन सी, हर एक पे तो सेम एप्लीकेशन नहीं है। किसी पे वेब सर्वर होगा, किसी पे ईमेल सर्वर होगा, किसी पे फाइल सर्वर होगा, कोई फायरवॉल होगा, यानी मुख्तलिफ हैं। तो हम स्कैन करते हैं उनको कि जनाब पता चले कि कौन कौन सी सर्विसेज इस नेटवर्क पे, और फिर नेटवर्क में किस पीसी पे, किस मशीन पे ये सर्विस चल रही है। फिर हम मालूम करते हैं इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लाजमी तौर पे हम ये तो नहीं कह सकते कि मिसाल के तौर पे हमने, जैसे अभी हमने कहा, हमने इरफान एंड कंपनी के को टारगेट किया, वो हमारा विक्टिम है। तो लाजमी तौर पे हम इरफान साहब को जाके कहें कि जी काइंडली बता दें कि आपके कितने कंप्यूटर हैं, काइंडली में बता दें उनमें से कितने काम कर रहे हैं, हमें बता दें कि जी आपका कौन सा कितने कंप्यूटर वर्किंग हैं, उनमें कौन सी सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज के लिए कौन सा एप्लीकेशन, भी एक एप्लीकेशन तो एक सर्विस नहीं देती, मल्टीपल एप्लीकेशन हैं। मिसाल के तौर पे वेब है, तो आप इंजन के जरिए भी वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपाचे के जरिए भी कर सकते हैं, आप आईएएस के जरिए भी कर सकते हैं। फिर उनका क्या एक ही वर्जन है? नहीं, अभी तो पिछले 10 साल में कई वर्जन आए होंगे, आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमें इरफान साहब ने तो बतानी नहीं है। जबकि इरफान साहब में भी, हमारे इरफान एंड कंपनी हमारे मुल्क की नहीं है। ज्यूम करें कि वो यूएई में ऑपरेट कर रही है, वो यूरोप में ऑपरेट कर रही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते उनके एम्बेसी में जाके कि जनाब हमें फ्रांस का वीजा दो, रीजन क्या है, हमने वहां के कंप्यूटरों को हैक करना है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि हमने यहां से बैठ के ही ये मालूम करना है कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या विंडो 7 है, क्या विंडो 8 है, क्या विंडोज 2000 सर्वर है, क्या लिनक्स मशीन्स हैं, क्या यूनिक्स मशीन्स हैं, क्या है। यहां से बैठ के सारी चीजों। हाँ, और हम आपका मैसेज भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फुरकान। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फुरकान ऑनलाइन क्लास के बजाय फिजिकल क्लास के लिए आएगा। सबसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, अरसलान से भी करते हैं, असनैन से भी करते हैं, सबसे करते हैं। एनीहाउ, तो जनाब आपको ये बात समझ में आ गई
कि हम यहां से बैठे हुए उसको स्कैन करते हैं, उसकी सारी चीजें मालूम करते हैं। फिर उस नॉलेज के बेस के ऊपर, यानी कि रिकॉनेसेंस और स्कैनिंग के जो हमें नॉलेज मिलता है, इसकी बेस के ऊपर हम उसकी एक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम उसको कंप्रोमाइज बना देते हैं। एक्सेस हासिल करने का मतलब हम उस मशीन को कंप्रोमाइज कर देते हैं। एक्सेस करने के बाद हम अपनी प्रिविलेजेस को एक्सकेलेट करते हैं। प्रिविलेजेस को उस नेटवर्क में, उस सिस्टम में, यानी हो सकता है कि हम एक ऑर्डिनरी यूजर के तौर पे वहां पे इंटर हुए हो। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो अपग्रेड हो जाएं। यानी मे बी हम रूट बन जाएं, मे बी हम एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं। फिर हम इसके साथ साथ हम इस दौरान प्रिविलेजेस जब हम अपनी राइज कर लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी एक्सेस को मेंटेन करें। मेंटेन करें अपनी एक्सेस को, यानी कि अभी हम आ गए हैं, हमने अपना काम कर लिया है, हम दोबारा ना आ सकें। नहीं, हम अपने लिए वहां पे बैक डोर्स क्रिएट करते हैं, ताकि बार बार हमें आने की अगर दिल चाहे तो हम बार बार आ सकें। और आखिर में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे चौधरी शुजात साहब फरमाया करते थे, मिट्टी पाओ। तो उसके बाद आप मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ का मतलब है क्लियर ट्रैक। आप वो सारे सबूत, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एविडेंस, उनको लॉग्स, उनको क्लियर करें, ताकि आप तक कोई पहुंच ना सके। कोई आपकी एक्सेस जो आपने मेंटेन की हुई है उसको, सबसे जरूरी काम ये लेकिन सारे पहले कर लेंगे तो फिर मिट्टी डालेंगे ना। शुरू ही मिट्टी डाल दी तो फिर तो कुछ भी नहीं किया हमने। ये अगर नहीं करेंगे ना तो फिर पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। फिर एक ही एक्सेस होगी बस। समझ आ गई? तो जनाब, हम यहां पे नेटवर्क अटैक्स को पढ़ेंगे, जो मैंने ब्रीफली आपके सामने रख भी दिया। फिर हम इसके बाद डिफेंस के पर्सपेक्टिव, ये तो अटैक का पर्सपेक्टिव था, हम डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, हमारा गोल हमेशा ये है कि हम इन अटैक्स को मिटिगेट करें, कम करें। खत्म तो नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। नई नई चीजें आ रही हैं, वो नई नई बनाता जाता है, हम नई नई को रोकते जाते हैं। क्योंकि अगर हमने जिस दिन ये कह दिया कि हमने नेटवर्क अटैक्स को स्टॉप कर दिया है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हमें कहा जाएगा हैंडशेक करो, अकाउंट ऑफिस जाओ, और फिर आइंदा नजर ना आना। ऐसा ही है ना? जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई भी मेंटेनेंस का वर्क हो रहा है, आपने अपनी दीवारें बना ली हैं, जिस दिन आपकी दीवारें खत्म होती हैं तो आप मिस्त्री को कहते हैं, कारीगर को कहते हैं, डेरा मेहरबानी, बहुत आपके शुक्रिया, कल से मत आना। तो हम इसलिए कभी भी नहीं कहते कि हमने कभी स्टॉप कर लिया है, हम कहते हैं हमने मिटिगेट कर लिया है, लेकिन हमारी प्रेजेंस फिर भी मस्ट है। तो इसके लिए ये जो डिफेंस के लोग होते हैं, ये सॉक में बैठ के अपना ये काम, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठ के अपना ये काम अंजाम देते हैं। और फिर हम इसके बाद डिवाइस सिक्योरिटी में हम कुछ ऐसा काम करेंगे, जिसके जरिए, मिसाल के तौर पे अगर ये फायरवॉल है, हमने फायरवॉल लगा दी, हमने एंटीवायरसेस इंस्टॉल कर दिए, हमने थ्रेट इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो इसके जरिए हमने अपने डिवाइसेस को सिक्योरिटी की तरफ ले गए। हमने डिवाइस हार्डनिंग फीचर्स इंप्लीमेंट किए, ताकि सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम मिटिगेट कर सकें। आप कहेंगे बाकी सारी चीजें बताई, थ्रेट तो बताई नहीं है। थ्रेट का मतलब होता है जो पोटेंशियल डेंजर है, उसको कहते हैं थ्रेट, जो आपके लिए खतरा बन सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपकी तरफ एक वायरस भेज दूं, तो ये आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकता है। मैं आपकी तरफ एक रूट किट भेज दूं, मैं आपकी तरफ एक बैकडोर खोल दूं, मैं आपकी तरफ एक वॉर्म भेज दूं, मैं आपके ऊपर एक डॉस कर दूं, ट्रोजन हॉर्स भेज दूं, ये सब के सब क्या है आपके लिए? सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, पोटेंशियल डेंजर्स हैं, खतरे हैं। अब भी नहीं समझ आए? अगर इनमें से किसी चीज के साथ भी आपको, अभी तो हम ऑब्जेक्टिव्स पे ही घूम फिर रहे हैं,
तो अगर इन ऑब्जेक्टिव के साथ आपको कहीं भी मसला है, ओ आज तो आशीष भी आया है, लगता है कि इसने तो ख्याल था कि आना बंद कर दिया है। एनीहाउ, तो आशीष, फुरकान, हामिद, अरसलान, सईदुल्ला और हसनैन शाह, आपको इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अगर कोई मसला है, कोई इशू है, तो बिल्कुल आप इस पे बात कर सकते हैं, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। जी फिजिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो हम टॉपिक नंबर 1 पे जाते हैं, और टॉपिक नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थ्रेट्स क्या है? जैसे मैंने बताया, पोटेंशियल डेंजर्स, पोटेंशियल डेंजर, जिसमें खतरे की बू आए, वो आपके लिए थ्रेट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हो गया, नो सर आई एम इल, ड्यू टू दैट आई कांट अटेंड यस्टरडे क्लास। ओके, जल्दी से ठीक हो जाओ और पढ़ाई पे तवज्जो दो। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अटैक ऑन दी नेटवर्क, डेफिनेटली दैट इज 100% ट्रू। आप इस बात के साथ मेरी डिसएग्री नहीं कर सकते कि अटैक्स ऑन द नेटवर्क कैन बी डेविस्टेटिंग। हमेशा अटैक आपके लिए डेविस्टेटिंग होता है। जैसे बालाकोट पे अगर इंडिया आ गया तो दैट वाज डेविस्टेटिंग फॉर अस। अगर शायद हमने उस दिन उसका जवाब अगले दिन ना देते, तो कई ईयर्स हम पूरी कौम एक सकते में रहते कि जी हमारे साथ हो के गया। हम, हमारी तो इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे पास तो इतनी बड़ी एयरफोर्स है, ये कैसे हो गया हमारे साथ? ये तो अगले दिन आपने उनके साथ जो कर लिया, तो आपका सर दोबारा ऊपर हो गया कि नहीं, हमसे गलती हो गई, इट वॉज डेविस्टेटिंग, लेकिन वी कैन रिस्पॉन्ड। ठीक है ना जी? तो अटैक्स ऑन द नेटवर्क कैन बी डेविस्टेटिंग, इसमें आप मेरे साथ एग्री करेंगे। फिर एंड कैन रिजल्ट, और इससे क्या होगा? लॉस ऑफ टाइम भी हो सकता है, लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल, चंद साल पहले आपके एफबीआर पे और नेशनल बैंक पे और कई दूसरों पे है, जिसको हम लोगों में तो तकलीफ ही है कि हम छुपाते हैं, जब हो जाती है तो कोशिश करते हैं कि भाई मिट्टी पाओ, ताकि पता ही ना चले। और फिर हमारी बदकिस्मती है कि हमारी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि बस खत्म। तो यहां पर भी वो कहता है कि ये लॉसेस जो हैं, ये टाइम का भी हो सकते हैं, मनी के भी हो सकते हैं, और थेफ्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और किस चीज, आपको थ्रेट किस चीज पे होती है? आपको थ्रेट होती है डिजिटल एसेट्स पे, डिजिटल एसेट्स पे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे, पाकिस्तान में तो दो तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, एक हैं पब्लिक डोमेन में, आपको पता है, और एक प्राइवेट डोमेन में। प्राइवेट डोमेन वाले प्योरली अवाम से निकालते हैं, और पब्लिक वाले जो हैं वो कुछ अवाम से निकालते हैं और कुछ गवर्नमेंट से निकालते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि यूनिवर्सिटीज या इदारे, हायर एजुकेशन के इदारे, ये ना अवाम से निकालें ना गवर्नमेंट से लें, खुद कमाएं। क्योंकि इनके पीछे जो इन पे डिपेंडेंट है वो है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद पैसे की कोई कमी कभी भी नहीं होती। तो अगर हम इंडस्ट्री से ये पैसे खींच लें, तो शायद हमारे तमाम मसाइल का हल हो जाए, जैसे दुनिया की यूनिवर्सिटीज करती हैं। स्टैनफोर्ड खुद कमाता है, एमआईटी खुद कमाता है जी, ऑक्सफोर्ड, बिल्कुल, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो खुद कमाती हैं और वेल ऑफ हैं। ये नहीं कि गरीब हैं, कि तनख्वाह नहीं है, फलाना नहीं है। स्कॉलरशिप भी देती है। यही स्टूडेंट को स्कॉलर, मैं 4 साल उनके उनके खर्चे में बैठा रहा, खुश था।
तो कहने का मकसद ये हुआ कि जेंटलमैन, जब आपने, और वो किस चीज पे कमाते हैं, अपनी रिसर्च पे, और ये रिसर्च वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। R&D। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक कहा। तो जेंटलमैन, मैं कहना ये चाहता था कि अगर ये इंफॉर्मेशन, ये डिजिटल एसेट है उनके लिए, अगर ये कोई उनसे चुरा ले तो फिर वो भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की तरह मजबूर हो जाएंगे। मांगना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी मांगेंगे। ऐसा ही है ना। तो यही वो कहना चाह रहा है यहां पे कि जी, थेफ्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एसेट्स, जो आप अटैकर भी कह सकते हो, अटैकर भी कह सकते हो, इंट्रूडर भी कह सकते हो, हैकर भी कह सकते हो। ठीक है। तो यही वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंट्रूडर कैन गेन एक्सेस, पिछले क्लास में, पिछले स्लाइड पे भी बताया है, एक्सेस। तो इंट्रूडर्स कैन गेन एक्सेस टू द नेटवर्क थ्रू सॉफ्टवेयर vulnerabilities, hardware attacks, or through guessing someone username and password, और guessing की बजाय आप कहें क्रैकिंग। गेस करना बहुत क्रैक करना तो मुश्किल, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा आसान है, लेकिन कैन बी डन। तो यहां पे वही कह रहा है कि जनाब, यू कैन use the software vulnerabilities, you can use the hardware attacks, you can use the, you can crack the username and password of your victim. Intruders who gain access by modifying software or exploiting vulnerabilities are called threat. तो आप इसके आगे एक और लफ्ज भी ऐड कर दें, थ्रेट एक्टर। तो ये चारों के चारों नाम बुरे बंदे के ही हैं। आप उसे अटैकर कह लें, हैकर कह लें, इंट्रूडर कह दें, थ्रेट एक्टर कह लें, मत काम उसका एक ही है कि दूसरे को, अभी हम देखेंगे कि सबका मकसद पैसा बनाना नहीं होता, लेकिन जो पैसा बनाता है इससे, उसको हम कहते हैं ब्लैक हैक है, ब्लैक हैट है। पढ़ेंगे अभी कुछ देर में कि उसका मकसद, मिसाल के तौर पे अगर कोई वायरस बनाता है तो उससे क्यों, कौन सी खिदमत, खुदाई मखलूक की खिदमत कर रहा है। उसका मकसद यही होता है कि पहले मैं ये दूंगा वायरस, फिर उसके बाद मैं एंटीवायरस दूंगा, और फिर मैं लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लूंगा। ठीक है ना जी। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर वो रिसर्च, किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च को उठा के ले जाता है, जो कहते हैं डेटा इनफिल्ट्रेशन, क्या कहते हैं, डेटा को इनफिल्ट्रेट करवा लेता है, तो फिर वो उसको यूज करेगा। इवन सिर्फ ये डेटा नहीं, इवन जैसे अब नादरा है, अगर इसका डेटा कोई उठा लेता है तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। इसी तरह अगर इवन ये मालूम कर लिया जाता है कि मिसाल के ISI में कौन कौन से मौजूद हैं, लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। MI में कौन कर रहा है, बहुत बड़ा लॉस है। FIA में कौन कर रहा है, बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है। तो ये चीज क्या कहते हैं, आफ्टर द थ्रेट एक्टर गेन एक्सेस, मैंने आपको भी कुछ देर पहले एक्सेस का तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। 4 टाइप ऑफ थ्रेट्स में अराइज, 4 तरह, अगर एक्सेस आपने हासिल कर ली, यानी कि आप इंटर हो गए यहां पे, तो 4 किस्म के पोटेंशियल डेंजर्स उनके लिए आपने पैदा कर दिए। क्या, या तो आप उस वहां से इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर लेंगे, जैसे मिसाल तो अगर हम नादरा के नेटवर्क में इंटर हो गए तो हमें कौन रोक सकता है फिर कि हम वहां से डेटा निकाल लें। तो या अगर हम अपने यूटी की एग्जांपल लें, अगर कोई CMS में इंटर हो गया है तो फिर तमाम स्टूडेंट्स का डेटा वहां से निकालना कौन सा मुश्किल काम होगा। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन थेफ्ट।
नेक्स्ट क्या हो सकता है? डेटा लॉस। यार मैं उसकी कोई एक पार्टीशन को अगर फॉर्मेट कर दूं, डेटा लॉस हो गया। अब वो उसको रिकवर नहीं कर सकता। पहले में तो मैंने डेटा उसका लॉस नहीं किया, मैंने कहा अपने पास भी रखो, लेकिन एक कॉपी मेरे पास, मेरा भी हक बनता है, मैं भी तो हूं। तो डेट वॉज इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक को का इंफॉर्मेशन थेफ्ट कर लें, आपको शायद इसका अंदाजा ना हो, लेकिन कई सफेद कपड़ों वालों की पगड़ियां उछल जाएंगी। ये पैसे आए कहां से हैं, किस डेट को आए हैं, किसने भेजे हैं, सारी इंफॉर्मेशन बैंक के पास है। आप वो पब्लिक कर दें, पता चल जाएगा कि जी ये कहां पे करोड़ों अरबों कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। क्लियर? तो डेटा लॉस भी समझा दिया। डेटा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, चेंज कर दें आप उसका डेटा, ये भी बहुत बड़ा लॉस है। क्यों? मिसाल तो एक बैंक है जिसमें बंदे के उसने रखे तो 1 लाख रुपए हैं, सिर्फ आपने एक जीरो उसका बढ़ा दिया है, तो उसके तो मजे हो गए, उसका तो प्राइस बहुत निकल आया, बैंक दिवालिया हो जाएगा। यानी हर एक के जिसके भी हैं 10 टाइम ज्यादा हो जाएंगे उसके पैसे, लाख वाले के 10 लाख हो जाएंगे, 10 लाख वाले का करोड़ हो जाएगा। हटा दिया फिर। तो मिटा दिया तब भी मसला है, सारे लोग जाके करेंगे कि जी ये तुमने हमें प्रोवाइड की हुई है मंथली स्टेटमेंट, देखो इसमें मेरे 10 लाख रुपए हैं, अब मुझे तुम कह रहे हो तुम्हारे 10,000 हैं। बताओ मैंने कहीं पे अगर कोई निकाले हैं तो मुझे बता दो, कोई प्रूफ दो। तो प्रूफ तो नहीं होगा, तो फिर भी मसला है। तो दैट इज डेटा मैनिपुलेशन। सही बात। ठीक है। ओके। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी चुराओ, यूजर नेम एंड पासवर्ड चुराओ, यूजर नेम और पासवर्ड पासवर्ड चुराओ, काम कर। पक्का काम करो। ये दिस उससे भी खतरा है। ये भी खतरनाक है, ये भी एक थ्रेट है, पोटेंशियल डेंजर है कि जनाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड जो है वो पब्लिक हो चुका हुआ है या लोगों को मालूम हो चुका हुआ है। दिस इज ए थ्रेट, आइडेंटिटी थेफ्ट। एंड द फोर्थ वन इज डिसरप्शन ऑफ सर्विस, डॉस। डिसरप्शन ऑफ सर्विस और सर्विसेज। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपका, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बाइसेप का, बाइसेप से मुराद है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पिशावर, इसका अगर मैं इसका काम थोड़ा सा महदूद करके आपको समझा दूं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काम यह है कि ये आपको प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है साल में एक काम, लेट करें सप्ली उड़ा दो, ये मिसाल के तौर पे एफएससी का आपको रिजल्ट देता है। क्या ये पेपर बनाता है? जवाब है नहीं। पेपर को टीचर बनाता है, बाइसेप का स्टाफ नहीं बनाता। नहीं। क्या ये पेपर बाइसेप के का स्टाफ चेक करता है? नहीं, वो भी टीचर चेक करके इनको देते हैं। सिर्फ ये उस मार्क्स को अपने डेटाबेस में डालते हैं और आप जैसे स्टूडेंट को कह देते हैं कि जी फलाने दिन इतने टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लेना। लेकिन अगेन आप जैसे कोई इंजीनियर उस दिन इनके साथ गुस्से में आ जाए और कहे दिखा के दिखाओ, इसका मतलब कि लोग इनकी साइट बार बार लिखेंगे और आएगा 404 या 504, आपको भी कभी कभी आता है 503, 502, 500 के मैसेज उनको आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि उनको उनके मार्क्स दिखाई नहीं देंगे। दिस इज डिसरप्शन, आपने उनकी सर्विस को डिसरप्ट कर दिया है। कि सब कुछ के होते हुए डेटा भी वहां पे है, कंप्यूटर बिजली भी खा रहा है, लाइटें भी जल रही हैं, नेट भी यूज हो रहा है, हर चीज गुड है, लेकिन जो असल उसका क्लाइंट है, कस्टमर है, वो चीख रहा है कि जी मुझे तो रिजल्ट नहीं नजर आ रहा।
इसको कहते हैं डिसरप्शन ऑफ सर्विस। समझ आ गई? तो अगेन इट इज ए बिग, मिसाल के तौर पे ये तो चले मैंने आपको बाइसेप की एग्जांपल दी, अगर यही आप उबर पे एग्जांपल चला दें, करीम पे चला दें, तो आपने तो उनका बिजनेस बैठा दिया। लोग कहेंगे जी हम मैसेज करते हैं, गाड़ी कभी भी नहीं आती, हम बैठे हुए हैं घर में कि जी ये अभी 10-15 मिनट में गाड़ी आने वाली है और हमने एयरपोर्ट जाना है, गाड़ी को पता ही नहीं है कि गाड़ी जाना है। तो दिस अगेन ए डिसरप्शन ऑफ सर्विस। क्लियर होगी मेरी बात? तो दीज आर दी पोटेंशियल डेंजर्स व्हेन यू गेट एक्सेस टू ए नेटवर्क। क्या आप वहां से चीजें चुरा सकते हैं, इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, जो कि डिजिटल एसेट है। आप वहां का डेटा फर्क कर सकते हैं, आप उस डेटा को तब्दील कर सकते हैं, आप डेटा को यूं भी तब्दील कर सकते हैं कि आप अपने चंद यूजर्स वहां पे क्रिएट कर दें। मिसाल तो मैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने तो 10 यूजर क्रिएट किए हुए थे स्टाफ के लिए, आपने एक दो और क्रिएट कर लिए अपने लिए, और माशाल्लाह उनको रूट प्रिविलेजेस भी दे दी कि इन इन दो माशाल्लाह की प्रिविलेजेस रूट की हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की हैं, ठीक है ना, सुपर यूजर की हैं। तो दिस इज मैनिपुलेशन। इसी तरह आप आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी उन्हीं के यूजर नेम पासवर्ड चोरी कर लें, तो दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट। इसी तरह आप उनकी सर्विसेज को डिसरप्ट कर दें, जो वो सर्विस दे रहे हैं। जैसे उबर क्या सर्विस दे रहा है आपको पता है, करीम क्या सर्विस दे रहा है आपको पता है, बाइसेप क्या सर्विस दे रहा है आपको पता है। आप कहते हैं सर्विस चला के दिखाओ। तो जब ये काम कर लेते हैं तो दैट इज अ डॉस, दैट इज डिसरप्शन ऑफ सर्विस या डिनाइल ऑफ सर्विस। डिसरप्शन की बजाय आप इसको डिनाइल भी कह सकते हैं। क्लियर है? ओके। ये सब क्लाउड में भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है, नेटवर्क है, क्लाउड भी तो नेटवर्क है, क्लाउड भी तो नेटवर्क है। हमने तो नहीं कहा कि जी किसी मखसूस के साथ ये होगा, नेटवर्क जो भी अनाड़ी होगा उसके साथ होगा, हम तो ये कहते हैं। जैसे सर बहुत बड़ी कंपनियां AWS हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गई, उन्होंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया होता है, लेकिन फिर भी होता है, वो भी ये नहीं कहते कि जी हमने बहुत स्ट्रांग बनाया है, हमें सिक्योरिटी के लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि अटैकर बड़ा जीनियस है, अटैकर बहुत जीनियस है। उसका मैं पता भी नहीं होता सर कि कौन सा वो तरीकाकार अख्तियार करेगा। यही ना, रास्ता नहीं पता आपको कि वो क्या मेरे साथ करेगा। चंद महीने पहले मैं एक एक्सपर्ट कह लें, वो जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को बूस्ट करते हैं अपनी स्पीच से, अपनी बातों से, तो वो हमने बुलाया हुआ था स्टूडेंट के लिए। तो उसने क्वेश्चन किया कि जी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है प्रोफेशन वाइज। किसी ने कहा सियासतदान, किसी ने कहा फलाना फलाना, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स। उसने कहा नहीं, सिक्योरिटी के लोग, क्योंकि जो ये करते हैं वो पहले से मौजूद नहीं होता मोस्टली, तो ये नई इनोवेशन लेकर आते हैं, और पकड़ने वाला भी इस इनोवेशन को पकड़ता है। तो ये दोनों ही इंटेलिजेंट है। ये रोजाना का काम नहीं करते कि जी इसको इसको बिल पास कर दो और इसका बिल बिल लटका दो, इसकी फाइल लगा दो और इसकी फाइल रुकवा दो। नहीं, ये रियल इंटेलिजेंट लोग हैं। ठीक है जी, ओके नाइस। तो कैसे लग रही है आपको सिक्योरिटी की दुनिया? कोई बताओ तो इसकी है। इब्तिदा अच्छी है, चलिए जी, अच्छी बात है। जब इब्तिदा अच्छी होती है तो अल्लाह आगे भी उसी तरह की अच्छी देता है। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है जी मतलब कि वो नई नई चीजें ना बिल्कुल, बंदे को पता लगती है, और जब वो बंदा करता है तो बिल्कुल ठीक। वो एक चीज से ना बंदा बोर हो जाता है करके वही। इसमें बोरिंग वाला काम नहीं है, ऑलवेज यू हैव टू बी अटेंटिव। कुछ भी नया हो सकता है। और एक जगह मैं पढ़ के हैरान हुआ कि अभी जितनी वुलनरेबिलिटीज डिस्कवर हुई है तो 2% है, 98% तो पड़ी हुई है। आप आप तक है कि आप उसमें अपने लिए निकालो। ये नहीं है कि वुलनरेबिलिटी सारी बस एक्सप्लोर हो गई हैं और उनके पैचेस भी आ गए हैं,
अब तो बस हमारा कोई काम ही नहीं रहा, हरगिज नहीं। इसलिए तो इसमें मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं और सैलरीज भी उसी तरह की। मैं आज सुबह की क्लास में बता रहा था कि स्टूडेंट्स को इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में 180 ऑफर हो रहा है। मिसाल के तौर पे इवन जो इंटर्न्स होते हैं उनको को 50+ में मिलता है, शायद अगर वो साइट अभी भी खुली हुई हो। जी ये बिल्कुल खुली हुई है, ये देख लो। एक इंटर्न के लिए 50,000 पर मंथ वो ऑफर कर रहा है, लेकिन एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए इसकी उसने नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे 180,000 सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर 180 मिल रहा है तो नॉट बैड। इसी तरह यहाँ पे देखो, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर 250। अगेन इस्लामाबाद जैसे शहर में, ये मैं कोई यूएई की तनख्वाही नहीं बता रहा, पाकिस्तान की तनख्वाही है। तो और ये भी बता रहा हूं कि ये कोई कोई 5 साल बाद या 5 साल पहले की नहीं बता रहा, आज की बात कर रहा हूं कि अभी ये जॉब अवेलेबल है, अप्लाई करो अगर आपके पास ये स्किल सेट। कंडीशन ये है, 2.5 लाख देख के तो मुंह में पानी आता है, लेकिन इस पेज को भी पढ़ना है कि इसमें से चलो अगर मुझे सारी नहीं तो 70% तो आती हूं। और मार्केट ऐसी स्किल्स के लिए खाली पड़ी हुई है, लोग मांगती है। शायद मैंने अपनी कल या परसों की क्लास में शायद बताया और ना भी बताया तो भी बता देता हूं। बल्कि एक मेरा स्टूडेंट था, खैबर में है, तो वो कह रहा था कि जी मुझे ये टूल, एक टूल के ऊपर कतर में जॉब मिलती है, स्प्लंक। क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो है कि जनाब ये बंदा खैबर बैंक में सिक्योरिटी सॉक में काम कर रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने कहा कि काम तो कर रहे हो, स्प्लंक आता है, हमें स्प्लंक में बंदा चाहिए। मुझे अब याद नहीं है, लेकिन सैलरी वाज वेरी ह्यूज, हैंडसम हैंडसम सैलरी थी। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, अराउंड द ग्लोब जहां भी आपको हो, अगर ये चीजें आपको आती हैं, इनका 70% भी आता है, तो आप मार नहीं खा सकते। देखिए हम आपको कहते रहते हैं कि जनाब पाइथन पे आओ, आप कहते हैं मजाक करते हो। हम आपको कहते रहते हैं कि ऑटोमेटिंग पे, ऑटोमेशन पे आओ, आप फिर कहते हो मजाक करते हो। लेकिन ये साइट तो मैंने नहीं बनाई। लेकिन क्यों हम आपको ये बताते हैं? इसलिए बताते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये ये है आज का दौर, ये है रिक्वायरमेंट अगले अगले चंद सालों की। अगर इनकी तरफ अपना हाथ साफ कर लोगे तो नुकसान में नहीं रहोगे, और अगर इसको इग्नोर करोगे तो आपकी अपनी मर्जी, कोई और कर लेगा। हम नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा ना। क्लियर हो गया जी? तो एनी हाउ, ये बताना मकसद ये था कि जस्ट मैंने इस्लामाबाद को टारगेट किया, आप लाहौर को टारगेट करें, आप यूएई को टारगेट करें, आप यूरोप को टारगेट करें, जहां मर्जी टारगेट करें, हर चीज से भी बड़ी मार्केट। बिल्कुल। जस्ट एक जॉब के लिए मैंने आपके सामने लेकर आया, आप यहाँ पे बनाएं इनके इन जॉब पोर्टल्स पर अपने प्रोफाइल्स ऐड करें, लेकिन सच के साथ। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि यहाँ पे से सारी चीजें देखें और अपने प्रोफाइल में डाल दें कि सारा कुछ है, इंटरव्यू में जाकर फारग हो जाओगे। तो जो जो आती हैं, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को अब ये करवाता हूं कि ये स्किल्स नोट करो, इनके मुताबिक अपने फ्यूचर के प्लान्स को अपने पास नोट डाउन करो। फिर अपने लिए वो बनाओ कि ये कब आपने पूरा करना है। मिसाल के तौर पे नेसेस कब तक हो जाएगा, ओपन वैस कब तक हो जाएगा, बर्फ सूट कब तक हो जाएगा, मेटास्प्लॉइटेबल कब तक हो जाएगा, काली पे कब तक आपको अबूर हासिल हो जाएगा। बताओ, लिखो कि जी मैंने 1 महीने में ये करना है, दूसरे महीने में ये करना है, वगैरह वगैरह। और जो जो होता जाए उसको अपने रिज्यूमी में
ऐड करते जाओ, और फिर वो रिज्यूमे तुम भेजो, फिर तुम्हें नानी होगी। ठीक है, तो चलें जी, ये तो आपके लिए जस्ट एक, मैंने कहा है कि हम थ्योरी यानी कि नॉलेज और स्किल के साथ साथ आपको काउंसलिंग भी देते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि किस किस्म की भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, तीनों की बात करते हैं। तो क्या कहता है वल्नरेबिलिटी, जैसे आपने वीक पॉइंट अभी लफ्ज इस्तेमाल किया था, इसने देखें वल्नरेबिलिटी के लिए वीकनेस का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। तो एक ही बात है कि vulnerability is the degree of weakness in the network or a device. Some degree of vulnerability is inherent in routers, switches, desktop, servers, and even security devices. Typically, the network device under attack or the endpoints, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी स्विच पे नहीं पड़ी होती, राउटर पे नहीं पड़ी होती। जैसे अब CMS है, तो पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा एक मशीन पे पड़ा हुआ है। आप उसको सर्वर कह लें, वो एक ऑरेकल की मशीन है, उसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी का ये चीज पड़ी हुई है। इस तरह नादरा का भी सारा डेटा एक उस पर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने कहा कि आर द एंड पॉइंट सच एज सर्वर्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसलिए आपको अपने एंड पॉइंट्स की बहुत कदर करनी चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि जी किस किस्म की प्राइमरी वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, किस किस्म की हैं, टाइप्स क्या है उनकी। सबसे पहले कहता है जी टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज। टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने अपना ITN का कोर्स पढ़ लिया है, जो कि आप, अच्छी बात है कि आपने पढ़ लिया है, तो ये आपको टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल्स के साथ, टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल, टेक्नोलॉजी से मुराद TCP/IP के साथ आपका अच्छा रिलेशन बना देता है। तो यहां से अटैकर आपके TCP प्रोटोकॉल क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, वो इसमें से वीकनेसेस आपके से ढूंढता है। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से खामियां ढूंढता है। मिसाल के तौर पे उसको पता चला कि आप विंडो मशीन यूज कर रहे हैं, तो वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी का दुश्मन बन जाता है कि यहां एक्टिव डायरेक्टरी है, ये है इसका डोमेन कंट्रोलर, इसको आके तो अटैक करो, इसको एक्सप्लोर करो, इसकी एक्सेस हासिल करो। या आपके जो नेटवर्क इक्विपमेंट लगा हुआ है, स्विचेस हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट है ना सारा, उसमें खामियां ढूंढो। तो ऐसी खामियों को, कमियों को, वीकनेसेस को हम कहते हैं ये टेक्नोलॉजिकल, हम कहते हैं दीज आर द टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज। दूसरा, आपकी कमजोरी, आपसे मुराद आपको तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज कोई मसला नहीं था, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर की कमी है, कमजोरी है कि उसने प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर ही नहीं किया हुआ, उसने कॉन्फ़िगरेशन में लूप होल छोड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने यूजर को पासवर्ड 4 बिट का भी इजाजत दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ABCD ASDF कुछ भी। तो अब अगर 4 बिट का है तो 4 बिट को तोड़ना, अभी हमने लफ्ज इस्तेमाल किया क्रैक पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में। तो अगर 4 बिट का है, 4 कैरेक्टर्स का है, बिट नहीं कहना चाहूंगा, कैरेक्टर्स का है, इट कैन बी वेरी इजिली क्रैक्ड। लेकिन अगर ये 12 बिट का है, 14 बिट का है, 14 कैरेक्टर्स का है, इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू क्रैक। हम टाइम पासवर्ड लगाते भी हैं तो वो साथ में शो भी करता है। बाज का तो ये भी होता है कि पासवर्ड के बगैर भी आप अलाउ करते हैं, मैंने ब्लैंक पासवर्ड भी किसी ने छोड़ दिया है तो आप कहते हैं मुझे क्या, ये भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप उसको पासवर्ड में ये मजबूर नहीं करते कि स्मॉल कैरेक्टर भी यूज करो,
कैपिटल भी यूज करो, नंबर्स भी करो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करो, तब पासवर्ड मानूंगा, वरना मानता ही नहीं हूं। तो ये भी एक कमजोरी है, क्योंकि आप उसको पता चल गया है कि अगर सिर्फ ABC है और वो भी लेट करो कैपिटल है, तो 26 कैरेक्टर्स हैं, 26 की मुख्तलिफ वो करके तोड़ लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने किस तरह, मिसाल के तौर पे आपने टेलनेट की इजाजत दी हुई है, तो कैसे सच है? टेलनेट आपको पता है प्लेन टेक्स्ट में लेकर जाएगा, FTP अभी बताया प्लेन टेक्स्ट में लेकर जाएगा, HTTP है प्लेन टेक्स्ट में लेकर जाएगा। क्यों नहीं आपने कॉन्फ़िगर किया अपने सिस्टम को? क्यों अनसिक्योर छोड़ा? क्यों मिसकॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं? तो ये दूसरी किस्म के vulnerabilities हैं। Might include unsecured user accounts, system accounts with easily guessable passwords, या गेसेबल की बजाय डिफॉल्ट पासवर्ड पे चला रहे हो। बाज पासवर्ड्स इसके डिफॉल्ट होते हैं, आपने उनको चेंज ही नहीं किया। इसके अलावा कई दफा आपने देखा होगा कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मजबूर करती हैं पासवर्ड तब्दील करो, आपने ये फीचर कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, तो गलती तो फिर सिस्टम टेक्नोलॉजी की नहीं है। टेक्नोलॉजी ने तो आपको इजाजत दी हुई है कि आप अपने क्लाइंट को कहें कि जी हर 3 महीने के बाद आपने ये चेंज करना है, और जब 2.5 महीने हो जाए तो आप उसको ऑन करना शुरू कर दें, और नहीं करता तो ब्लॉक कर दें। ठीक है। इसी तरह मिसकॉन्फ़िगर्ड इंटरनेट सर्विसेज, अनसिक्योर्ड डेटा सेटिंग्स एंड अनसिक्योर्ड नेटवर्क इक्विपमेंट, मिसकॉन्फ़िगर्ड। So this is the second type, which is called configuration vulnerabilities. And third one is the security policy vulnerabilities. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसीज होती हैं, और होनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो दैट इज अगेन ए फ्लॉ। फिर हर एक इंडस्ट्री की अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि उसकी पॉलिसी में नजर आने चाहिए। मिसाल के तौर पे हेल्थ वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले हैं, हर एक के अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। क्या आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो आपने अब उसको अपनी अपनी पॉलिसीज में, रिटर्न सिक्योरिटी पॉलिसीज में उसका नजर आना चाहिए कि वो सारा कुछ जो वो बता रहे हैं वाकई आपने अपनी भी रिटर्न सिक्योरिटी पॉलिसी में उसको रखा है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये नहीं कि बस कागज पे लिख दिया है, प्रैक्टिकल में फिजिकली कुछ भी नहीं। तो इस किस्म की वल्नरेबिलिटी जो कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी वल्नरेबिलिटी। ओके जी, आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज। वन इज अ सी टेक्नोलॉजिकल, यानी कि आपकी TCP/IP में मसला है, प्रोटोकॉल में मसला कमजोरी है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। आपके एप्लीकेशंस जो बनी है उनमें मसला है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में मसला है। तो दीज आर दी टेक्नोलॉजिकल वन। फिर टेक्नोलॉजी ने जो आपको फीचर दिया लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेटर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो दे आर दी कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटीज। एंड थर्ड इज कि आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं या तो वो कमजोर हैं या वो कागज पे तो ठीक है फुरकान, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो यही वो कह रहा है, माइट इंक्लूड लैक ऑफ रिटर्न सिक्योरिटी पॉलिसी। रिटर्न में कोई है ही नहीं, लैक है। फिर लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि ऑथेंटिकेशन की जाए। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नॉट अप्लाइड, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड चेंजेस नॉट फॉलोइंग द पॉलिसी, या तो पॉलिसी है ही नहीं या पॉलिसी है तो उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा। एंड ए नॉन एग्जिस्टेंस डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो दीज आर ऑल सिक्योरिटी पॉलिसी में आपका डिजास्टर का प्लान मस्ट होता है और होना चाहिए। और आपको पता है
कि जो अच्छे इदारे हैं वो इस प्लान, जब नहीं भी होता कोई डिजास्टर, तो वो एक टेम्पररी डिजास्टर को क्रिएट कर लेते हैं और कहते हैं जी इसका प्लान को इम्प्लीमेंट करें, देखेंगे कहाँ पे आप कहाँ तक आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि वो जब कर ले और फिर हम देखेंगे जी ये तो नहीं चलता। इस टाइम पीस टाइम में बिल्कुल ठीक है जी। तो कहता है ऑल थ्री ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ vulnerabilities कैन लीव ए नेटवर्क और डिवाइस ओपन टू वेरियस अटैक्स। अगर आप में से पे कोई भी इनमें से एक, दो या तीन या सब अगर आपके सिस्टम्स में, आपके नेटवर्क में ये मौजूद हैं, तो समझ जाएं कि यू आर ओपन टू अटैक्स। और अटैक्स में मैंने अभी बताया कि ये अटैक आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन भी लॉस हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन थेफ्ट भी हो सकती है, उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, आपकी सर्विसेज को भी डिसरप्ट किया जा सकता है। तैयार रहो। इंक्लूडिंग मिसलेशियस कोड एंड नेटवर्क अटैक। मिसलेशियस कोड का मतलब होता है, मिलिशियस का मतलब होता है मालवेयर्स, मिलेशियस सॉफ्टवेयर्स। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, नाइस। जनाब अब हम अगर फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें, अगर अब हम फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें, तो इफ नेटवर्क रिसोर्सेज कैन बी फिजिकली कंप्रोमाइज्ड, यानी हम वहां तक, मिसाल के तौर पे जो अच्छे इदारे होते हैं उनमें आपके, मिसाल के तौर पे अगर आप सीएमएस में चले जाएं, क्योंकि आप तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आपने, आप जाके कहें जी सोहेल साहब को कि जी मैं जरा सीएमएस का जो सर्वर है जहां पे ये सारा डेटा स्टूडेंट का पड़ा है, मैं जरा उसको देखना चाहता हूं, या मैं ऐसे प्यार में उसमें जो मेरे पास वो है यूएसबी है, चेक करता हूं कि सही लगती है कि नहीं लगती है। आपको अंदर ही नहीं जाने दिया जाना चाहिए, वो रूम हमेशा लॉक होता है। फिजिकल कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल चाहे इवन अपने स्टाफ को भी अंदर जाए तो वो ऑथेंटिकेट होकर जाए, और ऑथेंटिकेट होने के बाद जितनी ड्यूरेशन वो उस रूम में रहा है वो मालूम हो। इदारे हैं सर, वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट वाले लगे हैं, वो आपकी तस्वीर, आपकी आईडी बनी होती है, आप सिर्फ उसके थ्रू जा सकते हैं। बिल्कुल, आपका एंड टाइम और फिर आउट टाइम वो नोट हो जाता इसीलिए या आपके पास का कार्ड है, जब आप स्कैन करते हैं, या आपकी फिंगर का थंब एक्सप्रेशन लिया जाता है, या आपका इमेज लिया जाता है, और फिर आपको अंदर, और जब आप बाहर आते हैं दोबारा आप वही पर्पस करते हैं ताकि पता चले कि मिसाल के तौर पे 12:55 से लेकर 1:15 तक, यानी 20 मिनट तक ये शख्स अंदर रहा है। यानी उस टाइम पे अगर कोई काम हुआ है तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। वो ये ना कह सके जी मैं तो उस दिन छुट्टी पे था। है। सर्वर्स के लॉग चेक किए जाते हैं हर मॉर्निंग। ठीक है ना जी। तो यही हम बात करना चाहते हैं कि फिजिकली कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ए थ्रेट एक्टर कैन डिनाई द यूज ऑफ, वो डिनाई कर देगा, मैंने तो किया ही नहीं है, मुझे क्या पता, कसम ले लें। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आपने इस टेक्नोलॉजी में आपने ये बातें नहीं माननी कि आओ जी मस्जिद में जाके के कसम कर लेते हैं कि तुमने नहीं किया। कुरान पे हाथ रख के हाँ? यहाँ तो सर हर कोई आसानी से कसम ले रहे हैं। बड़ी जी, इसलिए अंग्रेजों ने ये सिस्टम निकाला। ये निकाला कि नहीं जी हम आपकी इन बातों पे नहीं आते, बताओ कि ये फिजिकली कंप्रोमाइज्ड है, तो हमें पता हो कि जी तुम ही यहाँ पे गए थे, ये तुम्हारी पिक्चर, ये तुम्हारा थंब एक्सप्रेशन, तुम इतने बजे गए हो, इतने बजे निकले हो, यहाँ पे तुमने, ये लॉग है, ये तुमने ये काम किया है, बताओ आप क्यों किया है। ठीक है जी। तो ये कहते हैं थ्रेट एक्टर कैन डिनाई द यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। द फोर क्लासेस ऑफ फिजिकल थ्रेट्स आर एज फॉलोज। फिजिकल थ्रेट्स, हमारा फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल थ्रेट हमारा टॉपिक है इस वक्त। सबसे पहला हार्डवेयर थ्रेट। हार्डवेयर थ्रेट क्या है? लाजमी तौर पे आपको कोई, आपके हार्डवेयर को कोई फिजिकली डैमेज करे,
हो सकता है चलते चलते एक तार ही काट दे, कुछ भी नहीं किया, तार काटने से वो डिवाइस नेटवर्क से कट गया, दिस इज फिजिकल डैमेज। किसी जगह जाते जाते उसकी पावर का स्विच निकाल दिया, सारी रात वो सिस्टम जो है डिस्कनेक्ट रहा, मिसाल के तौर पे। इसी तरह आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, इनको नुकसान पहुंचा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज दी हार्डवेयर थ्रेट्स। चलते चलते जस्ट एक यूएसबी आपके लैपटॉप मशीन में, किसी भी मशीन में लगा दी, जो बस ठीक है, वो खुद ही, इसका मतलब आप तक वो चीज नहीं पहुंचाई जा सक रही थी, वो सॉफ्टवेयर, वो कोड आप तक नहीं पहुंचाया जा सकता नेटवर्क के जरिए, फिजिकली पहुंचा दिया। ठीक है। ठीक और है। स्टाफ को मना करें कि किसी किस्म का, स्पेशली आजकल के, क्योंकि यूएसबी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, और एक तरीका ये भी होता है कि जो अटैकर होता है वो आपके आसपास, अंदर तो नहीं जा सकता, आपके आसपास वो गिरा देता है कि लगे कि जी भूल गया है, और आप खुश हो जाते हैं, ओ 256 GB की मिल गई है। तो अगर आपने सर्वर में लगा दी, मे बी वहां पे रूट किट इंस्टॉल हो जाए जो कि बैकडोर का काम करे, उसके कोई ट्रोजन इंस्टॉल हो जाए, बताऊंगा कि क्या चीजें हैं अभी, एटलीस्ट मे बी नाम सुने होंगे। बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, या हार्डवेयर थ्रेट से फिजिकल सिक्योरिटी में हार्डवेयर को आपने बचाना है अपनी। नंबर टू, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। नंबर टू, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। लाजमी तौर पे मुझे या जब पीटीसीएल में था, तो हमारा जो एक लोकेशन जिसको हम स्विच रूम कहते थे, वो एक सिक्योर जगह होनी चाहिए। सिक्योर से मुराद इन्वायरमेंटल थ्रेट से बचाना है। इन्वायरमेंटल थ्रेट से मुराद वहां का ये नहीं कि टेम्परेचर 50 पे गया हुआ है या 40 पे गया हुआ है, हरगिज नहीं। इवन सख्त सर्दी में भी वहां पे एसी चल रहे होते थे, ताकि ये इक्विपमेंट मिसाल के तौर पे अगर 25 के लिए डिजाइंड है, तो बिफोर 25 से नीचे नीचे इसको मेंटेन किया जाए, एक मिनट भी इसी तरह वहां पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज ना हो, जिसको आप नमी कहते हैं। इसका मतलब है कि वो जगह ऐसी बनाई जाती है कि जहां पे बाहर के असरात का अमल ना हो। अब कई घर होते हैं, इवन आपने देखा होगा, जहां पे अगर कोई पानी का फ्लो हो रहा हो साथ से, वहां पे आपके मोस्टली एयर कंडीशनर्स, आपके रेफ्रिजरेटर्स हर साल खराब होते हैं। और अगर हम उस बंदे को बुलाएं ठीक करने वाले को, तो वो आपको यही कहेगा, जनाब यहाँ से आप एसी उतार लें, या यहाँ से आप आउटडोर उतार लें, ये पानी के बिल्कुल करीब है, इसको नमी जो है ज्यादा है, इस वजह से ये आपकी चीजें प्रॉपर नहीं चलती। तो चले, एसी तो खराब हो गया आपके घर का, तो गुजारा हो जाएगा, वहां पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसकी खराबी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहां का टेम्परेचर, वहां की ह्यूमिडिटी, उनको आपने कंट्रोल करना है। दिस इज कॉल्ड एज द इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। फिर नंबर थ्री इज द फिजिकल में, इज द इलेक्ट्रिकल थ्रेट्स। इलेक्ट्रिकल थ्रेट से मुराद है, मिसाल के तौर पे तारे हैं नंगी पड़ी हुई हैं, या जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो, या आपने यहाँ पे लगाया हुआ वो हिल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है स्विच, तो लाजमी तौर पे उससे क्या होगी, स्पार्क होगा, और वो स्पार्क किसी वक्त भी अपना काम कर सकता है। तो लाजमी तौर पे ऐसे इक्विपमेंट को, जो आपका यहाँ पे आपका डिजिटल एसेट्स हैं, ऐसी चीज बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो यही वो कह रहा है कि दीज इंक्लूड वोल्टेज स्पाइक्स, इनसफिशिएंट पावर सप्लाई। इनसफिशिएंट का मतलब है कि 220 के लिए डिजाइंड है और आप 170 पे चल रहे हैं, तो इनसफिशिएंट है। या अनकंडीशनल पावर है, यानी कि आपकी जो पावर है वो, उसमें रिपल्स बड़े ज्यादा हैं, आपको उसको फिल्टर करने की जरूरत है। इसी तरह
टोटल पावर लॉस, पूरा ही बापडा ने अपना काम कर दिखाया। टोटल पावर लॉस, ग्रेट फॉर्म। जैसे कल था। जैसे कल तक से आज भी है ये तो। जब हम सुबह आए तो सोचा कि भाई ये तो फिर वही, इन्होंने तो अपने आप को नहीं बदला। तो फिर सर्च किया क्या तरीका हो सकता है, तो पता चला कि जी बाहर के जो कॉरिडोर है यहाँ बिजली है, तो वहां से हमने अंदर ले आए, तो अपना काम हमने चला लिया। लेकिन है तो ये टोटल पावर लॉस, ठीक है ना जी। उसके बाद है मेंटेनेंस थ्रेट्स, जिसमें हम लोग, क्योंकि मेंटेनेंस के पैसे तो मिलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को मिलते हैं कि मेंटेनेंस करो, लेकिन जब लगता नहीं है तो फिर मसाइल होते हैं। तो यानी पुअर हैंडलिंग ऑफ की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, लैक ऑफ क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स, एक चीज खराब हो गई है और आपके पास उसका बैकअप ही नहीं है, केबलिंग है तो प्रॉपर नहीं है, पुअर लेबलिंग है, तो दीज आर ऑल द मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। तो ये चार किस्म के, लेडीज एंड जेंटलमैन, फिजिकल सिक्योरिटी के आपको आपके मसाइल हैं। क्लियर हो गया? फिर अगर ये भी क्लियर हो गया तो अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं नेटवर्क अटैक्स के बारे में। तो जेंटलमैन, मैंने आपसे पहले कहा कि अटैक के लिए वन ऑफ द थिंग जो हम यूज करते हैं, पहले तो आपको ये पता है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको तमीज है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये माउस आपका, ये कीबोर्ड जो है ये हार्डवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर गुड पर्पस के लिए भी बन सकता है और बैड पर्पस के लिए भी बन सकता है। तो मिसाल के तौर पे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना दिया, तो गुड पर्पस है कि जनाब वहां पे लोग अपनी टाइपिंग करेंगे, लोग एक्सेल में अपनी चीजों को सेव करेंगे। इसी तरह पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन जैसे अभी आप देख रहे हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसमें, जो कि डेटाबेसेस बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो दीज आर गुड पर्पसेस, लेकिन दैट कैन बी फॉर द बैड पर्पस एज वेल। If it is for the bad purpose, that software will be called as, malicious software, which as in short called as mal, and where from here malware। ठीक है जी, तो क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब हम मुख्तलिफ किस्म के मालवेयर्स की बात करना चाहते हैं। अब ये मालवेयर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं, दैट इज अबाउट द वायरसेस। और फिर इसको मिटिगेट करने के लिए वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटीवायरस। एंटीवायरस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वायरस क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मिलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि खुद इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, बल्कि ये किसी भी दूसरी फाइल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। और जब जब ये ब्लू पार्ट रन करता है, एग्जीक्यूट होता है, तो ये रेड पार्ट यानी वायरस भी काम कर लेता है। लेकिन ये खुद एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक मशीन से दूसरी मशीन को अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर कैसे जाएगा एक जगह से दूसरी जगह? जैसे आपको पता है हमारे वक्तों में फ्लॉपीज थी, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी, आपने अपने दोस्त को कहा जी फ्लॉपी डिस्क में जरा मुझे भी ये चीज दे दो, बड़ी करामत लग रही है। बाद में फ्लॉपी के बाद सीडीज आ गई, सीडीज के बाद डीवीडीज आ गई, डीवीडीज के बाद फ्लैश आ गई, फिर ईमेल आ गई, व्हाट्सएप आ गया। कि आप किसी को कहते हैं जी असाइनमेंट मैंने कर ली है, कल इसकी लास्ट डेट है, ये तुम भी ले लो। तो जो ही आप उसको ईमेल करते हैं, वो उसको खोलता है, उसके कंप्यूटर पे वो वायरस पहुंच जाता है। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि कोई भी काम, जिस पर्पस के लिए रेड वन मैंने इसलिए साथ लगाया कि रेड पार्ट कुछ भी कर सकती है।
चाहे वो किसी एक्सटेंशंस को रिमूव कर दे। तो जितनी भी फाइल्स हैं आपके कंप्यूटर में उनकी एक्सटेंशंस गई, तो लाजमी तौर पे अब नहीं पता चलेगा कि इसको वर्ड ने खोलना है, कि एक्सेल ने खोलना है, कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खोलना है, पाइथन ने खोलना है, सी ने खोलना है। क्योंकि आपने तो डॉट पी वाई हटा दिया है, डॉट सी हटा दिया है, डॉट सीपीपी हटा दिया है। अब तो नहीं पता चलेगा कंप्यूटर को कि इसको किस एप्लीकेशन ने खोलना है। ये भी कर सकता है, पूरी की पूरी हार्ड डिस्क आपकी फॉर्मेट कर दे। क्लियर मेरी बात? ओके। तो ये कह रहे हैं a computer virus is a type of malware that propagates by inserting a copy of itself into and become part of another program. That is important. Another program, देखें जैसे ब्लू प्रोग्राम के साथ ये रेड प्रोग्राम लग गया। It spread from one computer to another, leaving infections as it travel. जब आपने एक फ्लॉपी से अपने 10 कंप्यूटरों में वो चीज पहुंचा दी, तो अब 10 कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गए, कंप्रोमाइज्ड हो गए। क्लियर हो गया वायरस क्या है? वाला ही काम ही कर रहा है जैसे कोरोना वायरस। बिल्कुल, नाम से ही, नाम उसी तरह के उठाए जाते हैं कि दे आर उसी तरह के, ये डेंजर रखते हैं, ये किसी भी चीज को इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है इसका बड़ा भाई, जिसको कहते हैं वॉर्म, कीड़ा। और इस वॉर्म की एग्जांपल जो है ना, वो अर्थवॉर्म से ली गई है। अर्थवॉर्म का नाम सुना होगा ना? जी सर बिल्कुल। अर्थवर्म जो है, इसका काम ये होता है कि इसको स्पेशली जो फार्मर्स होते हैं वो जमीन में, अपनी जमीन में छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन को पोरस कर देता है। ये यहां से इन होता है, यहां से निकल आता है, तो ये दो जगह सुराख हो गए। ये यहां से फिर कहीं इन होता है, फिर यहां से एग्जिट कर जाता है, यूं ये सारी सारी जमीन पोरस हो जाती है। इसके अलावा ये अर्थवर्म जो है, ये जो मछली के शिकारी होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। आम लैंग्वेज में गंडोआ कहते हैं। तो वो अपने उसमें लगा देते हैं और पानी में गिराते हैं, मछली इसको खाने आती है और वहीं पे पकड़ी जाती है। लेकिन मेरा मकसद इसको, इस वॉर्म को समझाना इस पर्पस से, जैसे ये यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है, तो ये भी एक नेटवर्क के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होकर जाने की जरूरत नहीं होती। दैट इज डिफरेंस बिटवीन दी वायरस एंड वॉर्म। वो डिपेंडेंट और ये independent। ये इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से काम करता है। तो ये देखें, कंप्यूटर वॉर्म्स आर सिमिलर। सिमिलर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं कह रहा, इसलिए कह रहे हैं कि नुकसान देना इसका भी हॉबी है और नुकसान देना इसकी भी हॉबी है। काम वाइज सेम है, लेकिन किस तरह फंक्शन करते हैं, इन दैट दे रेप्लिकेट फंक्शनल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ एंड कैन कॉज द सेम टाइप ऑफ डैमेज। लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्या है? विच रिक्वायर द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट फाइल, worms are standalone softwares, independent। standalone का ये मतलब होता है ना, and do not require a host program or a human help to propagate। खुद ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चला जाएगा और यूं आपके पूरे नेटवर्क को कंप्रोमाइज कर देगा। इसके बाद एक खूबसूरत आपको चीज देता हूं, एंड दैट इज द ट्रोजन हॉर्स। इसका नाम है ट्रोजन। ट्रोजन का ये नाम इसको इसलिए मिला कि ग्रीक्स के बारे में था। ये एक इंग्लिश की मूवी भी है, इस पे अगर कभी दिल चाहे तो देख लें। कि उनकी लड़ाई थी, और उस लड़ाई में जो इनके अपोनेंट्स थे प्रॉब्ली, उन्होंने देखा कि उनके महल के बाहर, शहर, महल से मुराद शहर, जिसे एक वक्त में पेशावर में भी, अगर आप पेशावर के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि इसके इर्द गिर्द भी एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसको फसील शहर कहते थे। और इस फसील में मुख्तलिफ जगहों पे दरवाजे थे, डबगरी वाली साइड जैसे डबगरी में, जैसे गुवाहाटी में, जैसे लाहौरी में, जैसे गंज में, वगैरह वगैरह, कृष्णनगरी में। तो
इसी तरह इस शहर के फसील के ऊपर कह लें कि दुश्मन ने एक बड़ा शानदार घोड़ा, लकड़ी का बना हुआ, यानी रियल घोड़ा नहीं, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा यहां पे खड़ा कर दिया। जब इन्होंने देखा, इस शहर वालों ने, कि जनाब यहां तो बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, उन्हें समझा शायद मेरा दुश्मन जो है वो हार मान गया है, तोहफे में हमें ये घोड़ा दिया है कि बस सुलह, हम और लड़ाई नहीं चाहते, तो ये घोड़ा है। उन्होंने ये घोड़ा अंदर करके ले गए। बड़ा खूबसूरत बना हुआ घोड़ा है। रात हुई तो ये घोड़ा नहीं था, इस घोड़े में उन्होंने कैरियर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया और इसमें फौजी बैठे थे। ये इस घोड़े से वो निकले फौजी रात को, अंधेरा तौर पे अंधेरा, तो उन्होंने शहर का फसील दरवाजे खोल दिए, जिससे बाहर से ये फौज अंदर आके उन्होंने शहर कब्जा कर ली। तो इसको कहा गया ये ट्रोजन हॉर्स है। ठीक है जी। अब हमने इसको क्यों, अपने इस सॉफ्टवेयर को ट्रोजन हॉर्स का, क्योंकि ये भी इस घोड़े की तरह शो करता है कि जनाब आई एम समथिंग वर्थी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ कारामद चीज हूं। लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ फौजी अपना काम दिखा देता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो आपको तो ये लग रहा है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और मेरे लिए बड़ा फायदेमंद है। मिसाल के तौर पे ये विंडोज 11 है, तो आप तो इस पे इसी वजह से कहा जाता है कि आप जो टॉरेंट्स हैं उनसे चीजें ना डाउनलोड करें, क्योंकि टॉरेंट में किसी ने रख दिया तो कोई खुदाई खिदमतगार तो नहीं है कि इतनी कीमती चीज आपको वो फ्री में दे रहा है। तो जो ही आपने वो चीज अपने पास लेकर आते हैं, तो आपके लिए तो वो एक कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कोई आपके लिए वो कोई अच्छी पीडीएफ की बुक है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपके लिए तो लगता है बड़ा वर्दी है। लेकिन उसके साथ अटैच होता है, छुपा हुआ होता है उसके अंदर समथिंग विच इज बैड, एंड दैट समथिंग बैड इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। अब ये ट्रोजन हॉर्सेस कैसे इस्तेमाल होते हैं, कि जहां जहां ये ट्रोजन पहुंच जाता है, मैं इसको T1 T2 T3 लिख देता हूं, अप टू TN लिख देता हूं। जहां जहां ये TN पहुंचता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ये ट्रोजन मोस्टली एक कमांड एंड कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट करता है, और जो इसको कमांड एंड कंट्रोल कहता है ये उसको इंप्लीमेंट कर देता है। इसलिए इसको बाज़ औक़ात हम बॉटनेट्स या ज़ॉम्बीज कहते हैं, कि ये ज़ॉम्बीज हैं और ये बॉट्स हैं, ज़ॉम्बीज या बॉट्स हैं, और इन बॉट्स के नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। बॉट से यहां पे मुराद है रोबोट्स। तो ये एक किस्म के रोबोट हैं जिनको दूर से कमांड एंड कंट्रोल कर रहा होता है। और कई जगहों पे ये आपके लिए डिनाइल ऑफ सर्विस की फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ गया कि व्हाट इज दिस ट्रोजन हॉर्स। तो यहां पे देखें, कहता है इट इज ए हार्मफुल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन दैट लुक्स लेजिटिमेट, वर्दी, यूजफुल, लुक्स लाइक, है नहीं। Unlike virus and worm, Trojan horse do not reproduce by infecting other files. They self-replicate. Trojan horses must spread through user interaction, such as opening a email. किसी ने आपको ईमेल के जरिए भेज दिया, व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया, और डाउनलोडिंग ए रनिंग फाइल फ्रॉम ए इंटरनेट। तो इसके जरिए ये आपको तोहफा मिल जाता है, और तोहफा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपके लिए मसला बन जाता है। क्लियर क्लियर। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन इज दी, अच्छा ये तो 3 बताए, मैं कुछ और भी आपको बता देता हूं।
देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन है और कौन नहीं है। असीस है, हामिद है, अरसलान है, सईदुल्लाह और हसनैन। ठीक है जी। तो ये तो आपको मैंने वायरस, वॉर्म और ट्रोजन बताए। इसी तरह मैं आपको बता सकता हूं रैंसम वेयर, इसको नंबर 4 कह देते हैं, रैंसम। इसी तरह मैं आपको बता सकता हूं एडवेयर, स्पाईवेयर, रूट किट। अब रैंसम क्या करता है? रैंसमवेयर भी एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जिसका काम ये होता है कि वो जूं ही आपके कंप्यूटर पे आता है, वो आपके पूरे के पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और आपको बता देता है कि जनाब इसको एक, आप देखते हैं सारी चीजें आपके कंप्यूटर में ही इनक्रिप्टेड है। क्लिक करते हो तो एक मैसेज आ जाता है कि जनाब इतने पैसे भेज दो, हम आपको की देंगे जिससे आपका ये खुल जाएगा, अदरवाइज मजे करो। तो स्टूडेंट सबके, मेरे कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जी हमारे साथ ये हुआ। तो स्टूडेंट गरीब तो पैसे नहीं दे सकता तो वो कहता है सब कुछ दोबारा बस इंस्टॉल कर लूंगा। लेकिन एक दोस्त कर दिया इसको। जी बिल्कुल, tor का ब्राउजर है TOR, हाँ TOR, उससे कोई फाइल डाउनलोड की थी, फिर वो सारा सब कुछ पूरे लैपटॉप पे पासवर्ड लग पासवर्ड लग गया। तो इसका मतलब उन्होंने आपके कंप्यूटर, जिसका वो कहते हैं ना कराची में भत्ता, तो ये भत्ताखोरी है कि आप किसी के कंप्यूटर में जाके उसको आ, ये आप कह सकते हैं डिजिटल भत्ताखोरी है कि आप उसे कहते हैं कि जी इतने पैसे भेजो इस बिटकॉइंस में, जिसकी कोई पता नहीं होता कि किसको मिले। यानी आप उसके ये नहीं कर सकते कि जी आपने 1 लाख रुपए उसके बैंक में भेजे और जाके उसको पकड़ लें फिर, तो नहीं। तो यूं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं कर सकती कि जी हम सब कुछ अपना फॉर्मेट करके दोबारा बना लेंगे। नहीं, इसका एक ही हल होता है कि आप अपने बैकअप्स फ्रीक्वेंटली लें। कि अगर आप समझते हैं कि आप उसकी की वो नहीं पूरी कर सकते उसकी कंडीशन, तो विद सम डेटा लॉस आप कम से कम इतना बैकअप हो कि आप सारी चीजें वापस रिस्टोर कर लें। लेकिन अगर बैकअप नहीं है तो फिर उसकी बात मानने के अलावा आपके पास कोई रास्ता हरगिज नहीं होगा। ठीक। इसी तरह एडवेयर्स, एडवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि जो कि आपकी स्क्रीन पे अनवांटेड एड्स डिस्प्ले करता है, यानी आपको इनॉय करता है। आप कोई काम कर रहे हैं और टक करके उसकी स्क्रीन खुल जाती है और आपको कह रहा होता है ये करो, ये देखो, तो आपको तंग करता है। इसी तरह स्पाईवेयर, स्पाईवेयर की एक एग्जांपल की लॉगर्स हैं कि जो जो की आप प्रेस करेंगे वो की जो है अपने बॉस को भेजेगा। चाहे आपने अपना यूजर नेम की कीबोर्ड पे लिखा, कि पासवर्ड लिखा, या कुछ भी लिखा, कोई कमांड्स लिखी, दैट इज स्पाईवेयर जॉब। अगेन इट इज ए सॉफ्टवेयर which is available in your computer, whose job is whatever you press, ये उसको स्पाई करता है। जैसे आप कहते हैं स्पाई मास्टर, तो स्पाई मास्टर्स हैं, ये डिजिटल स्पाई मास्टर्स हैं इन अदर वर्ड्स। इसके बाद मैंने आपको बताया रूट किट। रूट किट जो है काफी खतरनाक है। ये जो अभी मैंने मेंटेनेंस कहा था कुछ देर पहले कि आप अपने अटैक को मेंटेन रखने चाहते हैं तो बैकडोर का काम लो, ये रूट किट आपके लिए काम कर सकता है। क्या आपने एक्सेस हासिल की, माशाल्लाह वहां पे रूट किट पहुंचाया, और फिर आप उस रूट किट के जरिए अपनी एक्सेस को उस सिस्टम पे या उस नेटवर्क पे मेंटेन रखें। समझ आ गई जी? क्लियर? तो ये सारे के सारे नेटवर्क किस पर्पज के लिए हम पढ़ रहे हैं? दे आर यूज फॉर नेटवर्क अटैक। समझ आ गई? देन मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले अटैक करना हो तो हमें रिकॉनेसेंस करनी होती है, फुटप्रिंटिंग करनी होती है।
क्या मतलब ये मिसाल के तौर पे मैं किसी भी नेटवर्क को मालूम करना चाहता हूं, तो जरूरी है मेरे लिए कि मुझे पता हो कि ये आईपी क्या यूज कर रहा है, कौन सी रेंज यूज कर रहा है, कौन इसका। मिसाल के तौर पे अभी अभी आप देखेंगे सोशल इस तरह है, ये एक तो ये मैंने आपको अटैक बताया, एक सोशल इंजीनियर अटैक्स भी होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग जो कि मालवेयर नहीं है, वो आप उस बंदे को अपनी ट्रिक से इस बात पे एग्री करवाते हैं कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दो। मिसाल के तौर पे इसकी दो एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं। एक तो मेरे साथ दो तीन दफा, लेकिन समझ नहीं आती कि एक ही तरह का कैसे करते हैं, कि कोई ग्रो होता है और वट एवर। फोन आया कि जी मेरी वालदा ने गलती से आपके अकाउंट में, इजी अकाउंट में, इजी पैसा में 5,000 रुपए भेज दिया है, आप एसएमएस चेक कर लें। आपको एसएमएस भी आ गया हुआ है कि आपको 5,000 रुपए मिल चुका है। तो अगर आप वाकई एसएमएस खोलें तो आपको एसएमएस वेरी एग्जैक्टली वही एसएमएस जो कि आपको, मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कोई पैसे जब शिफ्ट करते हैं या मैं आपको करता हूं, तो एक एसएमएस आपको आ जाता है इजी पैसा की तरफ से कि आपके अकाउंट में लेट करें 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए ऐड हो गए हैं। तो आपको उसी तरह का वो एक मैसेज है, एसएमएस करते हैं। और भी 4 डिजिट होगा, जैसे वो 34 34 है मेरे जी। ख्याल में। कंप्यूटराइज्ड। अब उसमें सबसे बड़ा जो, सारी चीजें बाकी ठीक है, और आदमी अगर कोई शरीफ है तो कहेगा हाँ देखो मुझे 5,000 रुपए इस गरीब ने, औरत ने गलती से भेज दिया है, तो मैं इसको वापस कर दूं। और वो सबसे बड़ा मक्कारी वही करता है, आपको टाइम नहीं देता। तो वो आपको क्या कहता है, इधर आपको कॉल की और विद इन 30 सेकेंड आपको फिर फोन करता है, सर वो आपने पैसे नहीं भेजे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें बड़ी जरूरत है। तो आप उसमें आपको बंद करके आपसे निकलवाता है। गलती क्या उसमें होती है? गलती होती है कि उसमें आपकी अमाउंट दिखाई जाती है जो कि उसको पता नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि मेरे मेरे इजी पैसा में लट करे 6,000 रुपए है, अगर 5 तुमने मुझे भेजा है तो अब 11 हो जाना चाहिए। वो एक रैंडम नंबर वहां पे डालता है क्योंकि मजबूरी है उसकी। वहां पे आप उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं है। ये मुझे खुद भी कॉल आई है सर, 2 मरतबा आई। मुझे भी इसी तरह, मैंने उसे कहा कि जी मैं चेक करता हूँ अपना इसी पैसा अकाउंट चेक कर लेता हूँ, अगर है तो मैं भेज देता हूँ वापस तुम्हें। जब वहां पे जाके देखते हो तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो समझ जाता है कि ये बंदा नहीं हो रहा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी। दूसरी एग्जांपल सोशल इंजीनियरिंग की, एक मैं ढूंढूंगा वो वीडियो मैंने देखी थी कि एक खातून थी जो कि उस शख्स को सामने बिठा के कहती है मैं तुम्हारा अकाउंट बैंक से निकालती हूँ। ये भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक था। उसने क्या किया, उसने एक बच्चे के रोने की आवाज कंप्यूटर पे चलाई और बैंक को कॉल की कि जी मैं मिसाल के तौर पे जॉन की वाइफ मिसेस जॉन बोल रही हूँ, मेरा बच्चा बच्चा रो रहा है, आवाज तो आ रही है ना, बच्चा बस सख्त बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और वट एवर यानी तकलीफ में हूँ, और मेरे खावन इस वक्त यहाँ पे नहीं है, मुझे उसका अकाउंट चाहिए ताकि मुझे ये पैसे विड्रॉ करने और समथिंग। तो अब वो पढ़ा लिखा शख्स होते हुए, इसलिए कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग बड़ी जरूरी होती है। पढ़ा शख्स लिखा होता है शख्स जो है वो उसको कुछ चीजें बोल जाता है कि यार ये औरत है, बच्चा है, तकलीफ में है, तरस इसको खा जाता है। तरस खा जाता है। तो और वो बता देता है और ये उसको कहती है तुम्हारा अकाउंट ये सब कुछ ये आप बताओ। तो वो सामने बैठ के हैरान होता है कि तुम कितनी ट्रिक्ट वाइज, दीज आर सच अटैक्स आर कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। इस तरह हमारा एक अटेंडेंट था उस वक्त प्रॉब्ली, अब तो वो असिस्टेंट है। तो उसके साथ ये हुआ था कि कई दफा कॉल करके इतना डेटा उससे उसने निकाल लिया था उस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कि उसका पूरा अकाउंट उसने साफ कर दिया था। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग तो आप कर सकते हैं ना, तो दैट वाज सिंपल फॉर हिम। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ अटैक्स हैं जो कि होते हैं। तो यहां पे आपको जो चीज इस स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं वो है रिकॉनेसेंस, कि हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जितना मुमकिन है मालूमात हासिल करते हैं। और ये मालूमात भी हम कुछ उसको टच किए बगैर हासिल करते हैं, जो कहते हैं पैसिव रिकॉनेसेंस। क्या कहते हैं? पैसिव रिकॉनेसेंस। यानी जो इंफॉर्मेशन उसने खुली नेट पे छोड़ी हुई है वो हासिल कर लो।
मिसाल के तौर पे उसके वेब पेज पे जाओ, कई चीजें आपको वहां से मिल जाएंगे, उसके कांटेक्ट मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, उसका नाम मिल जाएगा। तो अब आपको सोशल इंजीनियरिंग करते हुए कहते हैं, नाम से अगर आपको बुलाए, काशिफ कैसे हैं आप, तो आप एकदम होंगे, हाँ आप कौन बोल रहे हैं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आप बैंक से आपके बात कर रहा हूँ, मैनेजर बोल रहा हूँ। तो आप समझेंगे यार, काशिफ का कोई कह रहा है तो डेफिनेटली मेरे बैंक से बोल रहा होगा, वरना मेरा नाम तो औरों को नहीं पता। तो ये होता है पैसिव। फिर ऐसे टूल्स भी हैं जो कि जब साइबर सिक्योरिटी में आप लोगों में से कोई आएगा तो हम वो टूल्स इस्तेमाल करके, जहां जहां भी उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है दुनिया में, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो इंस्टा पे है, चाहे वो ट्विटर पे है, जहां जहां है, सोशल इंजीनियरिंग के जितने उसके अकाउंट है, लिंक्डइन पे है, उठा लेंगे। जो आपने बात की है सर, इस तरह 10 लाख रुपए एक बंदे से उसने उठाया, नाम उसका बोला है, आपके इस बैंक में अकाउंट है और मैं बैंक से बात करूँ, ये वो ना, तो उसको तो हो गया भाई यार, मेरा नाम तो वासीम काशिफ है और एचबीएल में मेरा अकाउंट है, ब्रांच का भी उसको पता था, तो ये तो अननोन बंदे को कैसे पता चल गया? अब ये इंफॉर्मेशन में भी उसने इसी तरह उठाई होगी कि जब उसने उस साइट्स पे गया, कई जगह पे आप पेमेंट करवाते हैं अगले से, तो आप पेमेंट का अपना बैंक अकाउंट नंबर भी देते हैं, अपने बैंक का नाम भी देते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपने वहां लिखी होती है, आपने वो पकड़ लिया, आप कहते हैं अब आओ, तो आपने उसको उसको ही कॉल करते हैं कि जी मैं इस बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट है हमारे पास, लेकिन इसमें ये मसला आ गया हुआ है, इसलिए हमने आपके ये पैसे जो हैं दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना है, इस अकाउंट को ठीक करना है, वगैरह वगैरह, कोई भी गेर डाल दो। और वो लेमैन नहीं था सर, मतलब अच्छी खासी पोस्ट पे था वो बंदा और पढ़ा लिखा बंदा था, मतलब कि उसको बंदा कि यार आपके साथ ही हुआ है, तो इसको कहते हैं बंदा सोशल इंजीनियरिंग हैरान हो जाता। अटैक्स, कि आप उससे अपनी दोस्ती, अपनी हमदर्दी ऐसे बताओ कि वो भी राम हो जाए। ठीक है जी। तो ये काम हम सोच वहां पे करेंगे कि भाई किस तरह हम काशिफ के बारे में जितनी मालूमात पूरी दुनिया के नेटवर्क पे मौजूद है, जो इसने सोशल इंजीनियरिंग में सोशल नेटवर्क्स पे डाली हुई है, जो कि आप खुशी से डालते हो, अपने फोटोज भी डालते हो, सब कुछ डालते हो, इवन आप उस ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि हम उसको टच किए बगैर भी उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और उसको टच करके भी हम उसकी इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं एक्टिव रिकॉनेसेंस, इसी तरह हम उसको एक्टिवली स्कैन भी करेंगे, जैसे मैंने बताया, हम उस पर अटैक्स भी करेंगे, डिनाइल ऑफ सर्विस अभी मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है ना जी, क्लियर है। देन इज दी कि आप किस किस्म के अटैक्स कर सकते हैं। नंबर वन, जैसे मैंने कहा, आप उसके पासवर्ड तोड़ो, पासवर्ड क्रैक करो। अब ये पैकेट आप किस तरह कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि आप उस पर डिक्शनरी अटैक्स करो, यानी एक डिक्शनरी ऑफ पासवर्ड्स जिसमें मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स हो, आप अपने प्रोग्राम को दे दें, एक एक करके वो उस पर गिराएगा, और जो लग जाए वो आपको बता देगा। अब आपको पता है कि एक हर रीजन के कुछ पासवर्ड्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, मिसाल के तौर पे बंदा यूटी में है फॉर एग्जांपल, या लेट करो नेशनल बैंक में है, या किसी और इदारे में है, उसके पासवर्ड्स का कुछ आइडिया, उसका नाम, उसके बच्चों का नाम, अभी कहाँ से मिलेंगे बच्चों के नाम, भाई फेसबुक में उसने अपने बच्चों के पिक्चर्स डाली हुई हैं, इसलिए कह रहा हूं ये इंटेलिजेंट लोग हैं। ये जिस जगह पे गया है या जा रहा जाता है, आपका गांव का नाम, उसके शहर का नाम, कुछ ना कुछ इसने डाला होगा, उसकी बर्थडे, नाम और बर्थडे, तो उस तरह के पासवर्ड्स आप क्रिएट करते हो और एक फाइल में लिख देते हो। पाकिस्तानियों के पाकिस्तान @ तो लाजमी होता है, कुछ भी हो सकता है ना। मैक्सिमम लोगों की। तो आपने इस तरह के पासवर्ड्स एक फाइल में डालें और अपने कंप्यूटर को दे दें कि जनाब बिस्मिल्लाह करो, ये तुम्हारे पास 1 मिलियन पासवर्ड्स हैं, गिराओ इसके ऊपर। तो आप जब उस पर डालोगे, अगर आप इंटेलिजेंट इनफ हैं तो प्रॉब्ली यू विल बी गेटिंग। फिर ब्रूट फोर्स में ये भी होता है कि आपका जो सिस्टम है, अगर आपने उसको के मिसाल तौर पे पेश दिया या पिशावर दिया, तो वो पिशावर 1 वो खुद ही लगा लेगा, पिशावर 1 2, पिशावर 1 2 3, पिशावर 3 2 1,
पाकिस्तान 1-2 लाइक दिस, तो इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है जी। ठीक है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि आप वहां पे कोई उसकी ट्रैफिक को स्निफ करें, पैकेट्स को उसके रीड करें। स्निफ करें, अपने पास उसकी ट्रैफिक ले आए, फिर देखें हो सकता है उसमें से आपको कोई पासवर्ड मिल जाए। ठीक है ना जी, उसमें से आपको पासवर्ड मिल जाए, यूजर नेम मिल जाए, चाहे वो लोग ताकत का हो। फिर हमारे पास ये सलाहियत है कि हम एक दफा, हमें वो कहते हैं ना, हाथ रखने की जगह दो, बाकी पाँव रखने की जगह पाँव रखने की जगह दो, बाकी बना लेंगे। तो हमें पाँव रखने की जगह दो, हमें कोई वीक पासवर्ड वो भी मिल जाए, अंदर जाने का रास्ता, एक्सेस का रास्ता, फिर हम अपने प्रिविलेजेस को एक्सक्लेट करना जानते हैं। हमें पता है कि ये सारे पासवर्ड कहाँ पड़े हुए हैं, हम उन फाइल्स को ही तुमसे उठा लेंगे, हम उन वो हैश में हम हैश को तोड़ लेंगे, हमें अंदर तो आने दो सिर्फ। समझ आ गई? तो पासवर्ड अटैक्स। नंबर 2, trust exploitation. The threat actor uses unauthorized privileges to gain access to the system, possibly compromising the target. वही कि आपने वो एक दफा इंटर हुए, आपने उसके ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट किया, फिर और आप सुपर यूजर बन गए, रूट बन गए, या आपने अपने लिए एक रूट प्रिविलेजेस का पासवर्ड क्रिएट कर लिया, उसको क्या पता। ठीक है। इसी तरह आप पोर्ट रीडायरेक्शन अटैक्स कर सकते हैं, कि आप यहां से इस कंप्यूटर पे जाएं और लेट करें ये आपने पोर्ट नंबर, यहां पे आप एक पोर्ट के जरिए यहां पे गए, लेट करें पोर्ट नंबर 22 SSH, और यहां से आपने, जब यहां का आपने कंट्रोल संभाल लिया, कर तो यहां से रहे हो, लेकिन यहां से आपके कंप्यूटर पे मैं, जो कि तुम दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा हो, तुम्हारे लिए ट्रस्ट वर्दी है, यहां से मैंने एक टेलनेट सेशन बनाया, तो यहां से मैंने अपने एसएसएच से जरिए यहाँ पे इसको कॉम्प्रोमाइज किया हुआ मैंने, और आगे आपसे आपकी तरफ आता हूं, तो मैंने पोर्ट को चेंज किया। आपको तो लग रहा है कि पोर्ट नंबर 23 से ये आ रहा है, लेकिन पीछे तो 22 से मैं आ रहा हूं, तो इसको कहते हैं पोर्ट रीडायरेक्शन। ठीक है। इसी तरह जो आपके मेथड अटैक हो सकता है, वो मैन इन द मिडल भी हो सकता है, कि मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरी ट्रैफिक कहाँ जा रही है, मेरी ट्रैफिक बाहर एक्सेस रूटर पे जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पे काशिफ इतना इंटेलिजेंट है, तो मेरी इंफॉर्मेशन अगर उधर जा रही है, तो क्या इधर नहीं जा रही, जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है, इट इज ओमनी डायरेक्शनल, दिस एंटेना इज ओमनी डायरेक्शनल। तो अगर ये मेरी इसको पकड़ ले, सिग्नल को पकड़ना शुरू कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, मैन इन द मिडल। और फिर ये बहुत कुछ कर सकता है मैन इन द मिडल होकर, ये चाहे तो मेरी आगे बना भेजे, चाहे तो आगे भेज दे, जब उसको भेजेगा तो जवाब किसको आएगा, इसी को आएगा। यानी मेरी जाने वाली ट्रैफिक भी इसके जरिए जाएगी और मेरी आने वाली ट्रैफिक भी इसके जरिए आएगी। इसका मतलब सारी चीजें ये देख रहा है, ये बीच में मैन इन द मिडल बन गया है। ये चाहे तो मैं अपने बैंक से का भेज रहा हूं, ये मेरे किसी एक डिजिट को इंक्रीज कर दे, जो इस अकाउंट का मैंने नंबर दिया, अकाउंट नंबर दिया, उसको तब्दील कर दे, तो इसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो बड़ा खतरनाक बंदा है, इसे डर के नहीं। इसलिए मैंने बीच में चेयर रख दिया। तो जनाब, डिनाइल ऑफ सर्विस आखिरी टॉपिक आज का, अगले वीक ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, और लास्ट चैप्टर ट्रबल शूटिंग का है, वो हम चंद घंटों में कर लेंगे। तो होपफुली आपका ये कोर्स कमिंग वीक में खत्म हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी होगी कि नेक्स्ट पढ़ना है नहीं पढ़ना, टोटली यूर चॉइस। नाखुश हैं तो समझते हैं कि नहीं इट वॉज नॉट वर्दी, तो बिल्कुल उस काम को नहीं करना चाहिए, और समझते हैं कि इट इज वर्दी, तो फिर यू मे कंटिन्यू, योर चॉइस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस मैंने आपको पहले बता दिया कि आप एक मशीन को, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा था, बाइसेप की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको आपकी यूईटी की एग्जांपल दी थी कि इनका भी अकाउंट, इनका भी वो मौजूद है। मैंने आपको अभी करीम की और उबर की एग्जांपल भी दी थी, ये 3 और ये 4, उबर की एग्जांपल भी दी थी, कि अगर आप इनको किसी तरह, जो भी ये सर्विस देता है, जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि मेरा काम क्या है, मेरी सर्विस क्या है, तो मैं कहता हूं मेरी सर्विस है टीचिंग, मेरी सर्विस है इंस्ट्रक्शन देना,
लेकिन अगर मुझे डिपार्टमेंट का चेयरमैन या डीन या वीसी इस काम पे लगा दे कि जी आप टीचिंग छोड़ो, बेकार काम है, आप बाहर रोड के ऊपर खड़े होके काउंट करो कि कितनी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो मेरी सर्विस को, मैं अब इसका मतलब है कि जब भी स्टूडेंट आएंगे कहेंगे जी सर क्लास है, तो मैं कहूंगा नहीं मैं तो रोड पे हूँ, गाड़ियां काउंट कर रहा हूँ, या देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है बैग सही ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सही पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब मैं अपनी सर्विस को डिनाई कर रहा हूँ। तो इस किस्म का, जैसे मैंने कहा कि बाइसेप का काम तो ये कि आप रिजल्ट दे, लेकिन मैं उसमें इतनी ट्रैफिक डालूंगा, मैं उस पर इतनी ट्रैफिक डालूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि वो उस ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने में और प्रोसेस करने में लगा रहेगा, और वो जेन्युइन यूजर को वो सारी बैनर में उसकी खा जाऊंगा कि वो किसी को जवाब देने के काबिल ही ना रहे। तो यूं उसको उसने क्या कर दिया, डिनाइल ऑफ सर्विस कर दिया। लेकिन अगर मैं ये काम अकेले करने की बजाय, अभी मैंने आपको बॉट्स बताया था ना, बॉट्स ज़ॉम्बीज। तो अगर मेरे मिसाल के तौर पे 10,000 बॉट्स हैं, और ये 10,000 बॉट्स मैं उसके खिलाफ लगा दूं कि भेजो इसको ट्रैफिक, ये उस ट्रैफिक में इसको बिजी करो, इसको इस कामों में लगा दो, इररेलेवेंट कामों में लगा दो, तो ये अपने असल काम से हट जाएगा और इसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर मैं अकेला कर रहा था, तो अगर वो बंदा इंटेलिजेंट है तो मालूम कर लेगा कि ये ट्रैफिक कहां से आ रही है, इररेलेवेंट ट्रैफिक कहां से आ रही है, वो मुझे ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर माशाल्लाह मैंने 10,000 बॉट्स रखे हुए हैं, किस किस को पकड़ोगे? तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडॉस। समझ आ गई? तो चलें, आज के लिए इतना काफी। अगली क्लास में इंशाल्लाह इन अटैक्स को मिटिगेट करने के तरीके आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दो माशाल्लाह सिर्फ दो ही हैं, एक हसनैन और एक सईदुल्ला। कोई क्वेश्चन है आपका दोनों में से किसी का? तो लगता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट कोई सवाल करने में, चैट में देख लेता हूं फिर भी। तो सईदुल्ला ने कहा नो, और हसनैन ने कुछ नहीं कहा। आप दोनों का कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके जी, तो वी स्टॉप हियर and see you inshallah on coming Saturday, and hopefully on the coming week we will complete this course. एक एग्जाम आपको आज मिल जाएगा, और बाकी एग्जाम साथ साथ हम करते रहेंगे, और आप लोग इंशाल्लाह ताला कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे।